एपिसोड 71 टू 80। अध्याय 71 हॉटपॉट की लालसा। लाल टपकना जोड़ 1-0। हे फैंग ने किंग गुआंगलिन की अपेक्षा से अधिक तेजी से नहाया और उसे चप्पल पहने हुए घिसटते हुए बिस्तर तक आने में लगभग 15 मिनट लगे। क्या तुमने अपने बाल नहीं धोए? किंग गुआंगलिन ने देखा कि उसके बाल अभी भी सूखे थे। हाँ, इसमें बहुत समय लगता है, मैं इसे खाने के बाद धो दूंगा। हे फॉन्ग ने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। पिताजी, कुछ बात है क्या? हे फैंग के पहले शब्दों ने किंग गुआंगलिन के अनुमान की पुष्टि की, ये वास्तव में उसके पिता थे। हाँ, नहीं, चिंता मत करो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इतनी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी एक तस्वीर भेजूंगा। हाँ, सच में, कुछ भी गलत नहीं है, अब खाना खाने जाना है, अलविदा। फ़ोन रखने के बाद हेफॉन्ग ने एक आह भरी और देखा कि किंग गुआंगलिन उसे गौर से देख रहा है। वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। किंग गुआंगलिन ने खुद को रोक लिया और आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि किसी के फ़ोन कॉल में ताक झांक करना अच्छा नहीं होता। उसे चिंता है कि तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए उसने मुझे अपनी रक्षा करने को कहा है, हेफॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा? किंग गुआंगलिन ने सहजता से कहा, फिर जल्दी से कहा, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। सच में? हेफेंग उसे चिढ़ाने के मूड में था, उसके करीब झुककर घूर रहा था। क्या तुम नहीं चाहते? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन पीछे झुक गया। पहले तो वह कहना चाहता था कि वह ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी निगाहें देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए, कोई भी सामान्य व्यक्ति। हेफेंग ने उसे हल्के से चोंच मारी। चाहना ठीक है, लेकिन तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा। बस मुझे प्रलोभन मत दो। किंग गुआंगलिन ने आह भरी, बिस्तर पर वापस लेट गया और एक पल के बाद वह फिर से उछल पड़ा। चलो खाना खाते हैं। वह जानता था कि हेफॉन्ग आधी रात को क्यों चुपके से आती थी और दिन में क्यों दूर रहती थी। वह खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ होने पर सीमा पार करने से डरती थी। इन बातों के लिए दोनों की आपसी सहमति जरूरी है, बशर्ते दोनों शांत हों, वरना आवेग में आकर सीमाएं लांघने पर पछताना जरूर पड़ेगा। जब भी उसे आवेग महसूस होता, वह हमेशा खुद को याद दिलाता कि शांत रहे और सीमाओं को न छुए। यह एक प्रकार का अलिखित समझौता था। वह उस पर भरोसा करने को तैयार थी, इसलिए उसने एक कमरा किराए पर ले लिया और आवेग से बचने के लिए उन्होंने अलग अलग बिस्तरों का चुनाव किया, क्योंकि उन्हें आग लगने के बाद नियंत्रण खोने का डर था। हम क्या खाएंगे? हेफेंग ने अपना फ़ोन और बटुआ अपने पास रखते हुए पूछा और बाहर जाने से पहले ये सुनिश्चित किया कि कुछ भी पीछे न छूट जाए। आप पर है, मुझे किसी भी चीज़ से कोई परेशानी नहीं है, आप चुनिए। निर्णय को आगे पीछे करना ऐसे मामले जोड़ों के बीच आम है, बस निर्णय लेने के लिए किसी की कमी है। किंग गुआंगलिन ने आगे कोई जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें वापस पूछा गया प्रश्न समझ में आ गया। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या उपलब्ध है। वह बहुत ज़्यादा नखरेबाज नहीं था, यद्यपि उसका स्वाद अनोखा था और उसे मांस पसंद नहीं था, फिर भी वह उसे खा सकता था। लेकिन अकेले होने पर वह उसे नहीं चुनता था, लेकिन किसी और के साथ होने पर वह समझौता कर सकता था। हेफांग का स्वाद बिल्कुल उसके जैसा है या नहीं, इस बारे में अनिश्चित, उसे परखना था। वे आधी दूरी तक नीचे उतरे ही थे कि उसने आगे एक बुफे हॉटपॉट रेस्टोरेंट की ओर इशारा करते हुए हेफांग से पूछा, कैसा लगा? जरूर। हेफेंग की सहमति का मतलब था कि वह सचमुच किसी भी चीज़ से सहमत थी। हेफोंग के लिए बुफे निश्चित रूप से घाटे का सौदा था, लेकिन किंग गुआंगलिन के साथ वह उसकी कमी पूरी कर सकता था। भोजन करना खुशी की बात थी, लेकिन कुछ निवालों के लिए प्रति व्यक्ति 100 से अधिक खाना हमेशा अनुचित लगता था, इसे संतुलित करना पड़ता था। यिनयान पॉट में बुलबुले उठे। किंग गुआंगलिन ने हेफोंग की सॉस में मिर्च की मात्रा पर आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको ये वास्तव में मसालेदार पसंद है? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हेफेंग ने चॉपस्टिक से चखा और उसे ठीक पाया। मैं ठीक हूँ, किंग गुआंगलिन ने मना कर दिया। बस इसे आजमा कर देखो, उसने फुसलाया, शायद तुम्हें पसंद आए। इस पर विचार करते हुए वह झिझका, शायद थोड़ा सा। हेफेंग ने अपनी चॉपस्टिक से एक बड़ा ढेर उठाया और उसे देते हुए कहा, मिर्च हॉटपॉट की आत्मा है। किंग गुआंगलिन ने उसकी नकल की और थोड़ी कोशिश की, लेकिन ये लगभग असहनीय था। पता नहीं था कि तुम इतना मसाला संभाल सकती हो। मैं एक हरफन मौला व्यक्ति हूँ, मैं स्वादहीन और तीखेपन को सहन कर सकता हूँ, मीठे और नमकीन दोनों को। हेफोंग ने शेखी बघारी। अगर हॉटपॉट न होता तो मैं इतना मसालेदार खाना नहीं खाता। लाल सूप बेस मेरे लिए पर्याप्त है। किंग गुआंगलिन ने सब्जियों को बर्तनों में डालना शुरू कर दिया, दोनों तरफ से आधा आधा। हेफेंग उसे देखकर हंसा। मेरा परिवार काफ़ी मसालेदार खाना खाता है, तुम्हें अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्या ऐसा है? वह रुका, फिर लाल बर्तन में और खाना डाला। तो फिर मेरे घर पर क्यों? मुझे भी सादा खाना पसंद है, दोनों तरह का। हेफोंग ने उसे और खाना जोड़ने में मदद की। ऐसा नहीं है कि अगर मैं मसालेदार खाना खाता हूं तो सादा खाना नहीं खा सकता, बशर्ते वह अच्छी तरह पका हो। तो बस यही है। किंग गुआंगलिन को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह उस समय इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा सका। तुम अंततः मेरे जैसे हो जाओगे, हेफोंग ने मुस्कुराते हुए बर्तन में कुछ मीटबॉल डालते हुए कहा। जब दो लोग एक साथ होते हैं तो उनके स्वाद धीरे धीरे बदलते हैं और अंततः एक हो जाते हैं। तो आपका मतलब है कि मैं बहुत मसालेदार और बहुत सादा खाना खा पाऊंगा? किंग गुआंगलिन को संदेह हुआ। हेफेंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। तो फिर चलो अभी से शुरू करते हैं। उसने हेफोंग द्वारा दी गई मिर्च को दूसरे कटोरे में डाला और उसमें थोड़ा सा शोरबा मिलाया। पहले ये बहुत मसालेदार था, अब इसे और अधिक सहनीय बनाया जा सकता है। आपके पिताजी क्या करना पसंद करते हैं? किंग गुआंगलिन ने अचानक पूछा। मेरे पिताजी, उन्हें शराब पीना, ताश खेलना और कभी कभी शतरंज खेलना पसंद है। पीना और ताश खेलना? उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। यह अच्छी आदत नहीं लग रही थी। ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हेफोंग ने तुरंत उसके विचारों को भांप लिया। वह शराबी या जुआरी नहीं है, वह एक अच्छा आदमी है। जब मैं आपको उससे मिलवाने ले जाऊंगा तो आप देख लेंगे। हे, उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ।
किंग गुआंगलिन का मूड हल्का हो गया, वह अप्रत्याशित रूप से खुश थी और हॉटपॉट के सामने बैठकर माता पिता से मिलने की चर्चा कर रही थी। आह, बस यह विचार ही सुखदायक था। चाहे वह शराबी हो या जुआरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हेफॉन के व्यवहार को देखकर वह जानता था कि वह अच्छा कर रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अपनी चॉपस्टिक उठाए और स्वाद परीक्षक की भूमिका में आ गया, कुछ सब्जियां ली और चख कर देखा कि वे पकी हैं या नहीं, फिर हेफॉन को पुकारा, ये तैयार है, आप बीन कर्ड का छिलका खा सकते हैं। ठीक है, हेफॉन ने भी खाना शुरू कर दिया। क्या वह टोफू की त्वचा पक गई है? यह अभी भी थोड़ा कच्चा है, इसे और समय चाहिए, किंग गुआंगलिन ने चखकर टिप्पणी की, फिर अन्य वस्तुओं को आजमाना जारी रखा। बुफे में जब तक आप खुद को जोर नहीं लगाते, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना खा सकते हैं। किंग गुआंगलिन न सिर्फ स्वाद परखने वाला था, बल्कि बचे हुए खाने का रक्षक भी था, और जो कुछ भी हेफांग मेज पर छोड़ता था वह उसकी जिम्मेदारी थी। आखिरकार बॉयफ्रेंड इसीलिए तो होते हैं। अध्याय 72 तीखेपन को कम करने में आपकी मदद करना। लेफ्टओवर गार्ड ने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा किया। मेज से बर्तन साफ करते हुए हेफॉन्ग उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था और समय समय पर उसे पानी भी दे रहा था। आह, ये बहुत मसालेदार है। किंग गुआंगलिन के माथे पर पसीना आ रहा था और मसाले के कारण वह शोर मचा रहा था। वह एक पल के लिए हेफॉन्ग को घूरने से खुद को नहीं रोक सका, ये सोचकर कि आधा पतला मसाला भी इतना मसालेदार था। आश्चर्य हुआ कि वह इसे कैसे खा सकती है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? हेफेंग ने उसके कान के पास उसके बाल झटक दिए और उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी शांत अभिव्यक्ति को देखकर किंग गुआंगलिन को यह कुछ हद तक अविश्वसनीय लगा। क्या आपको नहीं लगता कि यह मसालेदार है? यह मसालेदार है, हेफॉन्ग ने सिर हिलाया। मैं इसे और क्यों खाऊंगा? मसालेदार भोजन खाना कार चलाने जैसा है। शुरुआत में अजीब लगता है, लेकिन अंततः आपको इसकी आदत हो जाती है। आप तो बता भी नहीं सकते। अरे देखो मैं कितना मसालेदार हो गया हूँ। किंग गुआंगलिन खुद को रोक नहीं सका और पानी का एक और बड़ा घूंट पी लिया। उसे लगा कि शायद उसका आधा पेट पानी से भर गया है। क्या कुछ चीनी बची है? नहीं, आखिरी टुकड़ा तो तुमने ही खाया था। हेफेंग को चीनी का जिक्र आते ही दोपहर की घटना याद आ गई और वह अपने होंठ भींचकर चाटने से खुद को रोक नहीं पाए। वह बेवकूफ़ इतनी जल्दी सब कुछ सीख जाता है। उसे हैरानी हुई कि उसने ये सब कैसे सीख लिया। जब किंग गुआंगलिन ने सुना कि चीनी नहीं बची है तो उसने निराशा में अपना मुंह पोंछा, फिर अपने कप में पानी खत्म किया और हेफॉन्ग को पकड़ने के लिए खड़ा हो गया। चलो अब हम चलते हैं क्योंकि हमारा पेट भर गया है। हाँ, चलो वापस चलें और आराम करें। दोनों हॉटपॉट रेस्टोरेंट से निकलकर सड़क पर चल पड़े। दिन में तो वहाँ बहुत भीड़ होती थी, लेकिन रात में सन्नाटा छा जाता था। वैसे तो 7 बजे का समय काफ़ी चहल पहल वाला होता है, फिर भी सड़कें लगभग खाली थीं। किंग गुआंगलिन को समझ आ गया, उस इलाके में ज़्यादातर पर्यटक थे जो उनकी तरह दिन भर की भागदौड़ के बाद थके हुए थे। रात के खाने के बाद शायद सभी बस आराम करना चाहते थे, उन्हें इधर उधर घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हेफांग के साथ अपने घर लौटने के बाद उसने तुरंत बिस्तर के पास से पानी का एक और बड़ा घूंट लिया और उसे थोड़ा अफसोस हुआ कि हेफांग ने उसे इतना मसालेदार खाने के लिए क्यों राजी किया। आखिर माजरा क्या था? उसने ये सब अपने ऊपर लाया। क्या ये सचमुच इतना मसालेदार है? हेफेंग बिस्तर पर बैठ गया और उसे ये थोड़ा अजीब लगा। क्या मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चीनी लाऊं? कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस ज़्यादा पानी पी लूंगा। ये पहले से ही अंधेरा था और किंग गुआंगलिन नहीं चाहता था कि हेफॉन्ग अकेले बाहर जाए और वे फिर से बाहर भागने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने फैसला किया कि इसे सहन करना आसान था। अरे ठीक है, हेफेंग को अचानक कुछ याद आया, मुझे अभी भी तुम्हारा इनाम देना है। पहाड़ी रास्ते पर जब वह उसे गोद में लिए हुए था तब ये वादा किया गया था। अगर यह पहले होता तो यह मूर्ख जरूर इसके बारे में सोचता रहता और पहले ही यह बात उठा देता। ऐसा लग रहा था कि आज वह सचमुच थक गया था, ये बात भी भूल गया। सच में, किस बात का इनाम? किंग गुआंगलिन अचानक चौंकी और सीधे उसकी ओर देखने लगी। अपने होंठ काटते हुए हेफॉन्ग ने सोचते हुए ऊपर देखा, फिर उस पर फिर से मुस्कुराई। तुम क्या सोचते हो? क्या मैं? किंग गुआंगलिन ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उत्तेजित थी। ऐसा नहीं है। हेफेंग उसके पास गया और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसके पैरों पर बैठ गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी किसी और चीज़ में मदद कर सकता हूँ। और क्या? यह। वह आगे झुकी, अपनी उंगली से किंग गुआंगलिन के होठों को छुआ, फिर अपना सिर झुकाया और एक चुंबन दिया। यह उस दोपहर ऋण लेने के लिए किंग गुआंगलिन के प्रयास से कहीं अधिक कोमल था, बसंत की बारिश की तरह नर्म, धीरे धीरे बह रहा था। अभी भी मसालेदार। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और पूछा। किंग गुआंगलिन ने अभी भी उसे पकड़ते हुए कहा, थोड़ा सा। ये चीनी से कहीं बेहतर था। हेफेंग मुस्कुराया, एक क्षण रुको। उसने किंग गुआंगलिन द्वारा एक तरफ रखे पानी को उठाया, एक घूंट लिया और फिर उसे फिर से चूमने के लिए नीचे झुकी। किंग गुआंगलिन ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी और अब ये बिल्कुल भी मसालेदार नहीं था। मिनरल वाटर वास्तव में विज्ञापन के अनुसार ही मीठा और ताज़ा था। हेफेंग हमेशा उसे छोटे छोटे आश्चर्य देने में कामयाब रहती थी और उसे नहीं पता था कि वह ऐसा जानबूझकर कर रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि वह और भी गहरे डूब रहा है और अंततः वह जल्द ही उसके बिना रहने में असमर्थ हो जाएगा। कुछ देर बाद ही फोन ने सीधा होकर उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी देर तक मुझे उठाकर ले जाना उचित था, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किंग गुआंगलिन खुश था। मैं कल भी तुम्हें ले जाऊंगा। दंपतियों को अपने रिश्ते में हमेशा थोड़ी मस्ती जोड़नी चाहिए। वह साथ रहने की संभावना के प्रति उत्सुकता से खुद को रोक नहीं सका। हेफेंग ने उठने से पहले उसके चेहरे पर चुंबन किया। ठीक है, मैं अब अपने बाल धोने जा रहा हूँ, बाद में उन्हें सुखाने में मेरी मदद करना। मैं इसे आपके लिए धो दूँ? किंग गुआंगलिन ने उत्सुकता से कहा। कोई ज़रूरत नहीं, बस एक ब्रेक ले लो। हेफेंग ने बिस्तर से वह टी शर्ट उठा ली जिसे वह पायजामा के रूप में इस्तेमाल करती थी और चप्पल पहने हुए ही बाथरूम की ओर चली गई।
किंग गुआंगलिन बिस्तर पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक पुरानी बातें याद करता रहा। वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया क्योंकि वह सोचता था कि दूसरे लोगों की गर्लफ्रेंड कैसी होती थी। निश्चित रूप से उसकी गर्लफ्रेंड सबसे अच्छी थी। काश वह उसके बिस्तर में खुलकर सो पाती। वाह, ये तो और भी बढ़िया होता। हे फैंग अपने बाल धोने में धीमी थी, कल की तरह ही। अपने सिर के चारों ओर एक तौलिया लपेटने से पहले उसे 20 मिनट लग गए। उसने एक स्टूल खींचा और किंग गुआंगलिन के बिस्तर के सामने बैठ गई, अपनी प्रेमिका के विशेषाधिकारों का सही ढंग से प्रयोग करते हुए। किंग गुआंगलिन ने ब्लो ड्रायर का उपयोग करते हुए वो चुपके से बाल सुखाने के लाभों का आनंद लिया। ढीली टी शर्ट वास्तव में एक शानदार चीज थी, जिससे उसे पीछे से लगभग पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। वह उसे जल्द या बाद में प्राप्त करने वाला है, किंग गुआंगलिन ने सोचा, और उसके दिल में अपराध का कोई भी निशान गायब हो गया। केवल ये चिंता थी कि पिछली बार की तरह वह फिर से बहुत अधिक रक्तस्राव शुरू कर सकता है। इसलिए वह फोन के साथ बातचीत करता रहा, खुद को विचलित करने का प्रयास करता रहा। बातचीत के दौरान अचानक उन्हें कुछ याद आया। आपका उपन्यास कैसा चल रहा है? बस कभी कभार लिख रहा हूँ। क्या प्रकाशकों ने इसे स्वीकार कर लिया? किंग गुआंगलिन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अस्वीकृत होना काफी सामान्य बात है और आमतौर पर इसमें कई संशोधनों की आवश्यकता होती है। उन्होंने किया। हे फोन ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। क्या वे शिक्षक के द्वारा लिखी गई किसी चीज को स्वीकार न करने का साहस करेंगे? अद्भुत गुरुजी, वह अद्भुत है। उसने एक स्थान की ओर देखते हुए प्रशंसा की। हर जगह प्रभावशाली। हे फैंग ने गर्व से गुनगुनाया। बस बोलने ही वाली थी, तभी अचानक उसने देखा कि उसकी गर्दन का हिस्सा खुला हुआ था। उसने उसे अपने हाथ से ऊपर खींचा, भौहें चढ़ाईं और किंग गुआंगलिन को देखने के लिए पीछे मुड़ी। क्या हुआ? किंग गुआंगलिन ने शांत भाव से पूछा। क्या तुम इतने समय से घूर रहे हो? क्या घूर रहे हो? उसने अनजान बनने का नाटक किया। हे फैंग ने उसे घूर कर देखा। पीछे से न देखना असंभव था, वह निश्चित रूप से झांक रहा था। किंग गुआंगलिन ने मासूम दिखने का नाटक किया। चलो पीछे मुड़ो, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने इसे स्वीकार नहीं किया और हेफॉन के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। ये पहले ही देख लेने के बाद वह भविष्य में और अधिक सावधान रह सकती थी। वह पीछे मुड़ी ताकि किंग गुआंगलिन अपने बाल झाड़ना जारी रख सके, लेकिन एक पल बाद ही उसकी भौहें फिर तन गईं। कल भी तो बाल झाड़ते समय नाक से खून निकला था। ये सोचकर उसे उसकी शरारत का और भी यकीन हो गया और वह आक्रामक भाव से उसकी ओर देखने लगी। तुम कल ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे। मैं कैसे गलत व्यवहार कर रहा था? किंग गुआंगलिन ने फिर भी इनकार करने का फैसला किया। नाक से खून क्यों बह रहा है? बहुत गर्म हो गया। मेमने का सूप बहुत पौष्टिक था। तुम बहुत विकृत हो। हे फैंग ने सूंघा, गुनगुनाया और वापस बैठ गया। चलते रहो। उसे अपना इतना फायदा उठाने देना कितना बड़ा नुकसान है। कल तो वह उसे और भी ज्यादा देर तक अपने गर्भ में रखेगी। अध्याय 73 दस्तक देने वाला सिर। आराम के लाभ के बिना किंग गुआंगलिन को अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जिससे स्वाभाविक रूप से बाल सुखाने की प्रक्रिया में तेजी आई। हौंफते उसने लगभग काम पूरा कर लिया था। निश्चित रूप से, चाहे आप कुछ भी करें, आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। लो, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए, हेफॉन ने कहा जैसे ही वह खड़ी हुई और अपने बालों को ठीक किया। कुछ हद तक संतुष्ट थी, ये कल की तुलना में बहुत बेहतर हो गया था। मैं अब सोने जा रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने हेयर ड्रायर दूर रख दिया, उसे एक त्वरित चुंबन दिया, फिर बिस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं अब सो रहा हूँ। फिर सो जाओ। मैं सचमुच अब सो रहा हूँ, किंग गुआंगलिन ने दोहराया। जाओ और सो जाओ। हे फैंग ने फोटो के लिए अपने फोन की जांच करते हुए कहा कि वे के डैडी को एक फोटो भेजने पर सहमत हुए हैं ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि उसका प्रेमी कैसा दिखता है। किंग गुआंगलिन अपनी आंखें बंद किए निश्चल लेटा रहा, ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह अब सचमुच सोने जा रहा है और मन ही मन यह उम्मीद कर रहा था कि हे फोन जल्द ही आ जाएगा। उसने सोचा कि वह नहीं जानता, लेकिन वह जानता था, और वह ये भी जानता था कि वह नहीं जानती थी कि वह जानता है। किंग गुआंगलिन ने मन ही मन रोमांच का आनंद लिया। अंततः उसे उसका छोटा सा रहस्य पता चल गया कि उसके कार्य और शब्द कितने विरोधाभासी थे। शायद दिन भर बहुत थके होने की वजह से किंग गुआंगलिन को पता ही नहीं चला, और जब उसने अगली बार आंखें खोली तो दिन निकल चुका था। वह अचानक उठ बैठा। अरे नहीं! हे फैंग अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, अपने फोन से खेल रही थी, और जब किंग गुआंगलिन अचानक उठ बैठी तो वह थोड़ी हैरान हुई। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया? किंग गुआंगलिन ने उसे अप्रसन्नता भरी नजर से देखा और बुदबुदाया। हाँ, एक सपना देखा था। वह ऐसे कैसे सो गया? कितना बड़ा नुकसान है। क्या वह आई भी थी? उसने अवश्य। परेशान होकर वह वापस लेट गया, एक दो बार करवटें बदलता रहा, फिर अचानक उसने अपना सिर घुमाया और तकिए के चारों ओर नजर घुमाते हुए चुपचाप कुछ ढूंढने लगा। आह, ये तो था। उसने खुशी से अपने पास से एक लंबे बाल का गुच्छा उठाया। आह, वह सचमुच फिर से चुपके से आ गई थी। अगर तुम जाग रहे हो तो उठो और नहा लो, हे फैंग ने उससे आग्रह किया। उसे पता नहीं था कि किस मूर्खतापूर्ण बात पर वह मुस्कुरा रहा था। ठीक है, ठीक है। किंग गुआंगलिन ने सहमति जताते हुए समय देखा तो उन्हें पता चला कि 9 बज चुके हैं। नहाने धोने और साथ में नाश्ता करने के बाद उन्होंने अपने बैग में सामान भरा और फिर एक साथ जोंगनान की मुख्य चोटी की ओर चल पड़े। मुख्य शिखर तक पहुंचने का रास्ता कुइहुआ पर्वत से अधिक लंबा था, और यद्यपि उन्होंने रात को आराम किया था, फिर भी चढ़ाई करते समय उन्हें थोड़ा पसीना आया। सप्ताहांत समाप्त हो चुका था और पहाड़ पर पर्यटकों की संख्या उस समय की तुलना में कम थी जब वे एक दिन पहले कुइहुआ पर्वत पर चढ़े थे, लेकिन मुख्य शिखर के कारण अभी भी कुछ छोटे पर्यटक समूह वहां रुके हुए थे, जो चढ़ाई के दौरान कभी कभी आराम भी कर रहे थे। हेफॉन पास की एक चट्टान पर बैठ गई, पानी के कुछ घूंट लिए, चारों ओर देखा और आगे की ओर इशारा करते हुए उसने किंग गुआंगलिन से कहा, मैं शौचालय का उपयोग करने जा रही हूँ, यहाँ मेरा इंतजार करो। आगे बढ़ो। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाया, उसके हाथ से पानी की बोतल ली और एक घूंट पीने के लिए पीछे रह गया, चारों ओर देखने लगा।
झोंगनान की मुख्य चोटी का प्रवेश क्षेत्र कुइहुआ पर्वत से भिन्न था, जहां विभिन्न खाद्य दुकानें थीं और पारंपरिक पोशाक में जमीन पर बैठे बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं की एक पंक्ति थी। नौजवान, भाग्य बताने के बारे में क्या ख्याल है? पास ही सफेद पारंपरिक कोट पहने एक बुजुर्ग ने बातचीत शुरू की। भटकते हुए सज्जनों को राह दिखाना, फंसे हुए वीरों को सलाह देना, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। किंग गुआंगलिन ने ऊपर देखा, बूढ़े आदमी के सफेद बाल और दाढ़ी पर ध्यान दिया। पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए वह वास्तव में भूमिका के अनुरूप दिख रहा था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा रंग गुलाबी है और तुम्हारी आंखों के कोनों में प्रेम रेखाएं हैं। क्या हाल ही में तुम्हारे साथ कोई रोमांटिक घटना घटी है? बूढ़े आदमी ने जोर देकर पूछा, जबकि किंग गुआंगलिन चुप रही। मेरी प्रेमिका अभी अभी चली गई। यहाँ सभी ने उसे देखा। किंग गुआंगलिन ने अपने होंठ मोड़ लिए। मुझे अब भी लगता है कि आप बूढ़े और कमजोर दिखते हैं और यहाँ तक चढ़ना आपके लिए कठिन रहा होगा और आप इसे भाग्य कथन कहते हैं। खांसी खांसी, बूढ़े ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, चलो इसे आजमाओ, हम वैसे भी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूं और अगर तुम्हें लगे कि यह विश्वसनीय है तो हम गंभीरता से बात कर सकते हैं। कैसा रहेगा? गंभीरता से बात करने का मतलब है भुगतान करना, है ना? किंग गुआंगलिन हंसा। उसे लगा कि वे वैसे भी इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वह चट्टान से उठा और बूढ़े आदमी की दुकान के सामने उकड़ू बैठ गया, ये देखने के लिए कि वह क्या कहेगा। आगे बढ़ो, अपना जन्म समय बताओ। बूढ़ा आदमी चौंका, अपनी मुद्रा ठीक की और बगल से एक पंचांग उठा लिया और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गया। सवालों से नहीं, बस लोगों के चले जाने से डरता था। जब तक वह कुछ पंक्तियां सुना सकता था, उसे 80% यकीन था कि वह इस युवक को रोक लेगा और वह स्वेच्छा से भुगतान कर देगा। किंग गुआंगलिन ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट दिखाए, अपनी जन्मतिथि और महीने की घोषणा की और ये देखने के लिए इंतजार किया कि यह बूढ़ा आदमी क्या कर सकता है। मुझे देखने दो। बूढ़े आदमी ने पंचांग पर अपनी उंगली घुमाई और धीरे से कुछ बुदबुदाया। तुम्हें अभी भी किताब देखनी है? किंग गुआंगलिन को और भी शक हुआ। उस जमाने में शिक्षक ही बिना किसी मदद के तेजी से भविष्यवाणी कर सकते थे और फर्क दिखा सकते थे। जरूर, मुझे जांच करनी होगी। उल्कापिंडों द्वारा चांद का पीछा करने वाली बात सिर्फ अंधे लोगों के लिए ही अच्छी है। बूढ़े आदमी ने बिना ऊपर देखे समझाया, जांच करने का यह तरीका विश्वसनीय है। मैं कैसे जांचता हूं, इसकी चिंता मत करो। महत्वपूर्ण यह है कि मैं उसकी व्याख्या कैसे करता हूं और मैं जो कह रहा हूं वह सच है या नहीं। इन शौकीनों के पास हमेशा बहुत सारी शिकायतें होती हैं। महत्वपूर्ण बात सटीकता है, विधि नहीं। कुछ लोग तो गणना के लिए मोबाइल फोन का भी उपयोग करते हैं। ये तो केवल एक उपकरण है। ठीक है, किंग गुआंगलिन ने परवाह नहीं की। उसने शौचालय की ओर देखा जहां हेफोंग अभी भी कतार में इंतजार कर रहा था। ये सोचकर कि महिलाओं के लिए शौचालय का उपयोग करना कितना परेशानी भरा था, लेकिन ये समझ में आता है। खांसी, बूढ़े आदमी ने आखिरकार जांच पूरी की। कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखा, गला साफ किया और धीरे से बोला, आपके 8 अक्षर अच्छे हैं। बकवास। किंग गुआंगलिन को लगा कि यह आदमी बस एक ठग है जो सिर्फ ये कहने के लिए हंगामा कर रहा है। कौन नहीं जानता कि उसका अपना भाग्य अच्छा है? क्या किसी बदकिस्मत व्यक्ति को टीचर जैसी प्रेमिका मिल सकती है? मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है, बूढ़े व्यक्ति ने अप्रसन्नता से कहा। आपके 8 चरित्र दर्शाते हैं कि पानी और लकड़ी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, शुद्धता और चोटों को मूल मानते हुए समृद्धि से धन की प्राप्ति। आप कला के लिए बने हैं, कलम से अपनी आजीविका कमाते हैं। आम आदमी को चकित करने के लिए कुछ तकनीकी शब्दों का प्रयोग करें, उसके बाद कुछ वास्तविक बातें करें। ये युक्ति कभी विफल नहीं होती। अरे, ये तो कुछ दिलचस्प है। किंग गुआंगलिन ने उसकी ओर अपनी भौहें उठाईं। जारी रखें। ये 8 अक्षर बताते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, छोटी उम्र से ही स्कूल में अच्छे थे, सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी। प्राचीन समय में आप एक शीर्ष विद्वान होते। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी चापलूसी भरी बात समाप्त की, फिर पूछताछ करने के लिए अपनी आवाज धीमी कर दी। और क्या आपके पिता? इस कार्यक्षेत्र में 3 मुख्य पहलुओं पर जोर दिया जाता है। ऐतिहासिक रूप से ये माता पिता, विवाह और बच्चे थे। इन पर जोर देते ही लोग पैसे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। अब ध्यान युवाओं पर केंद्रित हो गया है और माता पिता, शिक्षा और प्रेम जीवन पर केंद्रित हो गया है। परिवर्तनों के बावजूद माता पिता की स्थिति एक ठोस जांच है। इसमें कोई वर्जित बात नहीं है। इसे बस परंपरा के अनुसार कहें और आमतौर पर कोई भी इस पर नाराज नहीं होता है। ये बस नियम है। किंग गुआंगलिन को यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। उन्होंने आश्चर्य से सिर हिलाया। हाँ, उनका निधन जल्दी हो गया। आपके पास वहाँ कुछ है? वह रुका। क्या आप देख सकते हैं कि मुझे कहाँ चोट लगी है? बूढ़े व्यक्ति ने जो लिखा था उसे देखा, आत्मविश्वास से भरकर अपना सिर उठाया। नहीं, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपको कभी कोई बड़ी चोट नहीं आई। ये सही नहीं है। किंग गुआंगलिन ने अपनी पतलून की टांग ऊपर उठाते हुए हंसते हुए कहा, ये निशान देखो, यह मुझे बचपन में मिला था। अध्यापक, वह वास्तव में अधिक प्रभावशाली था। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए घुट गया। उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। मैं कोई अमर नहीं हूँ, सिर्फ बड़ी बीमारियां और विपत्तियां जो तुम्हें अस्पताल पहुंचा देंगी 8 किरदारों में दिखाई देती हैं। ये छोटा सा निशान जो नाखून जितना बड़ा है, सिर्फ कोई भूत ही देख सकता है। उसने व्यंग्य किया। क्या तुम भी यही चाहते थे कि मैं पता लगाऊं कि प्राथमिक विद्यालय में तुमने कितनी बार पेंसिल से अपना हाथ चोटिल किया था? तुम तो बस झगड़ा मोल ले रहे हो। ओह, किंग गुआंगलिन को डांटा गया और किसी तरह बात समझ में आई। तो क्या आप देख सकते हैं कि मेरे शरीर पर तिल कहाँ हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं अमर नहीं हूं। बूढ़ा आदमी थोड़ा उत्तेजित हो गया। कोई यह कैसे अनुमान लगा सकता है? मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो ऐसा कर सकता है? हेफोंग के विचार ने किंग गुआंगलिन को उसका और भी अधिक सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। कौन? बूढ़े आदमी को यकीन था कि वह सिर्फ बहस करने के लिए बहस कर रहा था। उसे यहाँ लाओ और मुझे दिखाओ। अगर वह अंदाजा लगा सके कि मुझे कभी रसोई के चाकू से काटा गया है, मेरे शरीर पर कितने मस्से हैं, तो मैं घुटनों के बल बैठकर उसके सामने झुक जाऊंगा। और मेरा मतलब है जोरदार धमाकों के साथ।
इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। किंग गुआंगलिन बुजुर्ग के साथ बहस नहीं करना चाहता था और खड़ा हो गया। चलो इसे छोड़ दें। बूढ़ा आदमी और भी चिढ़ गया। तुम उसे ढूंढो ढूंढो। मैंने अपना अधिकांश जीवन ऐसे अमर लोगों को कभी नहीं देखा। अध्याय 74 दूसरों की खाने की चीजें छीनना बहुत ज्यादा है। ध्वनि प्रभावों के साथ जुटे हुए किंग गुआंगलिन किसी को भी ऐसा काम नहीं करने देगा। ये लगभग पर्याप्त है, इतना गंभीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यदि कोई सचमुच झुककर घायल हो जाता है तो उसे मुआवजा देना होगा। जाने के लिए मुड़ते हुए वह थोड़ा झिझका, फिर रुका और अपने बटुए से 20 युआन निकाले। देखते हैं मेरी शादी कब होगी, क्या ये काफी है? यद्यपि यह बूढ़ा व्यक्ति शिक्षक है जितना कुशल नहीं था, फिर भी उसमें कुछ योग्यताएं थीं। बस एक सवाल। बूढ़े आदमी ने पैसे ले लिए और उसका मूड काफी अच्छा हो गया, जिससे उसे दोपहर का भोजन मिल गया। बस यही एक। 3 साल रुको और तुम उसे पाल लोगे। तुम्हारी होने वाली पत्नी बिल्कुल भी बुरी नहीं है। वाह। बूढ़े ने कुछ और जानकारी देनी शुरू की, लेकिन किंग गुआंगलिन खुश नहीं हुआ। 3 साल, वह अगले साल शादी करने के लिए बेताब था। कौन 3 साल इंतजार कर सकता है? ठीक है, बस करो। किंग गुआंगलिन ने जल्दी से उसे बीच में रोका। मैं अगले साल शादी करने की योजना बना रही हूँ, इसे अशुभ मत बनाओ। अगले साल, बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा। तुम कोशिश करो, अगर तुम शादी कर सको तो मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। 20 युआन में मैं वापस आ जाऊंगा। क्या आप यात्रा का खर्चा देंगे? किंग गुआंगलिन ने अब और न रुकने का फैसला किया। ये जगह अविश्वसनीय थी। बेहतर होगा कि टीचर हे से पूछ लिया जाए, भले ही वह जवाब न दें। बूढ़े आदमी को उसका इशारा समझ में नहीं आया। उसने गंभीरता से अपना चेहरा बदला और कहा, 20 और लाओ, फिर मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। अब और नहीं। किंग गुआंगलिन ने अपना बटुआ रख दिया। अच्छी बातें भूल जाओ, मैं बुरी बातें भी नहीं सुनना चाहता। चलो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। 10 युआन में मैं तुम्हें भी बता दूंगा। बूढ़े आदमी ने स्वीकार किया। अतीत की घटनाओं पर तो सहजता से चर्चा की जा सकती है, लेकिन भविष्य की घटनाओं पर बिना पैसे दिए नहीं। यही नियम है, वरना मैं तुम्हें मुफ्त में बता देता। किंग गुआंगलिन ने हाथ हिलाते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन आश्चर्य की प्रतीक्षा करना बेहतर है। अरे आगे देखने की क्या बात है? बूढ़ा आदमी उसे जाते देख खुश नहीं हुआ और कागज के टुकड़े को देखकर आह भरते हुए उसे फाड़कर एक तरफ फेंक दिया। भाग्य अभी नहीं आया है, जो होगा होने दो। किंग गुआंगलिन ने इत्मीनान से पास की एक दुकान से 2 ग्रिल्ड सॉसेज खरीदे और एक हाथ में पकड़े हुए हे फोन का इंतजार करने लगा। उसे किसी भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था। अगर कोई महत्वपूर्ण बात होती तो हे फोन उसे जरूर बता देता। हाँ, शिक्षक है पर भरोसा करो। जंक फूड, हे फैंग ने टिप्पणी की जब उसने उसके हाथ में ग्रिल्ड सॉसेज देखे, फिर भी उसने तुरंत ही एक निवाला खा लिया। मैं इन दिनों खूब व्यायाम कर रहा हूँ, मोटा होने का डर नहीं है। किंग गुआंगलिन ने कुछ ही निवाले में अपना सॉसेज खत्म कर दिया, टिश्यू से अपना मुंह पोंछा और एक सॉसेज उसे दे दिया। हे फैंग कुछ कदम आगे बढ़ा और इशारा किया, मुझे वह चाहिए। उस इलाके में सब कुछ था। विक्रेता पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ भी बेच देते थे। हे फैंग एक आइसक्रीम के ठेले की ओर इशारा कर रहा था। ये बहुत ठंडा है, यह असली जंक फूड है। किंग गुआंगलिन ने संकोच किया। वह इसे खरीदना नहीं चाहता था। कुछ दिन पहले हे फोन के पेट में दर्द होना उसकी स्मृति में स्पष्ट था और उसने सुना कि यह 1 सप्ताह तक रह सकता है। ये निश्चित नहीं था कि यह खत्म होगा या नहीं। इस गर्मी में कुछ ठंडा खाना अच्छा लग रहा है। क्या अब आपके पेट में दर्द नहीं होता? अब सब कुछ बीत चुका है, आइसक्रीम से कोई नुकसान नहीं होगा। हे फैंग ने उसे गाड़ी की ओर खींचा, वरना अगर तुम कहते भी तो मैं इसे नहीं खाता। अनिच्छा से किंग गुआंगलिन हे फोन के पीछे आइसक्रीम की गाड़ी तक गया और अपना बटुआ निकालकर पूछा, आप कौन सा स्वाद चाहते हैं? स्ट्रॉबेरी, हे फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। और तुम? शायद ब्लूबेरी। उसने लापरवाही से देखा, उसमें गाजर का कोई स्वाद नहीं था। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि वह अपने पिछले जन्म में खरगोश रहा होगा, अन्यथा उसे गाजर से इतना प्यार क्यों होगा? स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, कुल 30 युआन। पर्यटक क्षेत्रों में कीमतें वास्तव में शब्दों से परे थीं, लेकिन इस गाड़ी को यहाँ तक लाना वास्तव में आसान नहीं था। किंग गुआंगलिन ने पैसे निकाले और उसे सौंप दिया, फिर चारों ओर देखा, क्या आपको कुछ और चाहिए? बस इतना ही। हे फोंग ने अपना ग्रिल्ड सॉसेज खत्म किया और चारों ओर देखते हुए छड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया और वापस लौटते हुए कहा, अगर मैं मोटा हो गया तो ये तुम्हारी गलती है। थोड़ा मोटा होना अच्छा है, मेरी तरह स्वस्थ रहना। किंग गुआंगलिन ने सोचा कि उसका 130 का वजन बिल्कुल सही था। हे फैंग ने उसे आंका और घृणा से सूंघते हुए उसे दुबला पतला कहा और उसे अधिक मांस खाने के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई। जैसे ही विक्रेता ने आइसक्रीम बनाना समाप्त किया और वे चले गए, किंग गुआंगलिन ने अचानक पूछा, क्या आपने कभी भविष्यवाणी की है? क्या आपने कभी भविष्यवाणी की है कि मेरी शादी कब होगी? बूढ़े की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। 3 साल बहुत लंबा समय था। जिस गति से वे आगे बढ़ रहे थे, वे दोनों निश्चित रूप से 3 साल इंतजार नहीं करेंगे। अगर शादी में वाकई 3 साल और लग गए तो कोई दुर्घटना या बाधा जरूर होगी। किंग गुआंगलिन ने इस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की और उम्मीद की कि हे फोंग उसे कुछ दिलासा देगा। कभी अनुमान नहीं लगाया था, हे फोंग ने स्पष्ट कहा। उसकी आइसक्रीम से एक चाट लिया और उसकी ओर देखा, लेकिन हमें शायद पहले 2 या 3 साल तक डेट करना चाहिए, है ना? हम, किंग गुआंगलिन ने भौहें चढ़ाईं। इतना लंबा? तो समस्या उसके साथ थी। क्या वह शादी से डरती थी? कोई रास्ता नहीं, उसे अपना मन बदलना पड़ा। मन की शांति के लिए चीजों को जल्दी से निपटाना पड़ा। यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। हे फैंग इस पर विस्तार से बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अभी तक पूरी योजना नहीं बनी थी। उद्धरण चिन्ह
यह आपके प्रदर्शन पर निर्भर करता है, एक सार्वभौमिक वाक्यांश प्रतीत होता है, या वास्तव में ये सिर्फ मूड पर निर्भर करता है। किंग गुआंगलिन ने चुपचाप बड़बड़ाते हुए कहा, जल्दी से विचार करते हुए कि उसे आगे कैसे व्यवहार करना चाहिए। पहले उसके पिता को मनाओ, फिर उनसे शादी के लिए जोर लगवाओ। यह एक ठोस योजना लग रही थी। मुझे तुम्हारा ब्लूबेरी चखने दो। उसने किंग गुआंगलिन का हाथ अपने करीब खींच लिया। लो, किंग गुआंगलिन ने उसे दे दिया और चखने के बाद कहा, अब मुझे तुम्हारा चखने दो। यहाँ मई में आइसक्रीम अभी भी काफी ठंडी लग रही थी। वह हेफांग को ज्यादा खाने देने से हिचकिचा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे आइसक्रीम दी, उसने अपना मुंह चौड़ा करके एक बड़ा निवाला लिया और आधा हिस्सा सीधे खा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हेफेंग ने उसकी आइसक्रीम को देखा, जो अब ऐसी लग रही थी जैसे किसी कुत्ते ने काट लिया हो, और शिकायत से भरे हुए किंग गुआंगलिन पर उपहास किया, तुमने इतना बड़ा टुकड़ा क्यों खाया? किंग गुआंगलिन ने ठंडक को समझते हुए दांत पीसते हुए स्पष्ट रूप से कहा, स्वाद अच्छा है। चलो अपनी अपनी बदल लेते हैं। हेफेंग ने अपनी आइसक्रीम की ओर हाथ बढ़ाया, अगर इसका स्वाद इतना अच्छा है तो अपनी भी खा लो। कोई अदला बदली नहीं। उसने इसे ऊपर उठाया, किसी भी तरह से वह अदला बदली नहीं करेगा। यदि आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको 3 साल तक डेटिंग करनी पड़ेगी। हेफेंग गुस्से में वहां से चली गई। वह थोड़ी चिड़ी हुई थी, उसकी स्ट्रॉबेरी स्वाद वाली आइसक्रीम का एक बड़ा टुकड़ा गायब था और अब उसका स्वाद मीठा नहीं था। अध्याय 75 दो प्रियजनों के लिए। हेफांग के दुखी चेहरे को देखकर किंग गुआंगलिन आखिरकार अपनी आइसक्रीम उसके साथ बांटने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने उसे चाट लिया ताकि कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आइसक्रीम उसके पेट में जाने से पहले ही पिघल गई। यहाँ से ऊपर चारों ओर चक्कर लगाओ और फिर वापस इस स्थान पर आओ। हेफेंग ने नक्शा पकड़े हुए उस पर एक बड़ा वृत्त बनाते हुए अपनी योजना समझाई। क्या हमें इतनी लंबी दूरी तय करनी होगी? हाँ, यह मार्ग सभी स्थानों को कवर करता है। हम ये सड़क क्यों नहीं ले सकते? किंग गुआंगलिन ने नक्शे पर एक और रेखा खींची। नहीं, किंग गुआंगलिन एक शांत एकांत स्थान चाहता था, जबकि हेफोंग धूप बत्ती जलाने और प्रार्थना करने के लिए हर संभव स्थान पर जाना चाहता था, जिसके कारण उनके बीच मतभेद हो गया। दरअसल इसे असहमति नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि मूर्ख किंग की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। अपने सुझावों को अस्वीकार किए जाने के बाद वह आज्ञाकारी होकर हेफोंग के पीछे पीछे हर जगह पूजा अर्चना के लिए जगह ढूंढने लगा। दोपहर तक बांस की धूप बत्ती की जो 3 नलियां उन्होंने पहले खरीदी थी, वे सिमटकर सिर्फ एक ही बंद नलियां रह गईं। किंग गुआंगलिन छाता पकड़े अनिच्छा से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इतने घुटने टेकने से मेरी पीठ दर्द कर रही है, इतनी प्रार्थना करने का क्या फायदा? उसने अपनी शिकायतें बुदबुदाते हुए कहा, चाहे वह मंदिर हो या वेदी, जहां भी धूप बत्ती होती, हेफोंग उसे धूप बत्ती जलाने के लिए वहां दौड़ाता। हमारे पास पहले से ही बहुत सारे हैं, इस छोटी सी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेफांग ने किंग गुआंगलिन के चेहरे को छुआ, झुककर उसके होठों पर चुंबन किया। एक आज्ञाकारी प्रेमी सबसे प्यारा होता है। आपकी उम्र में आपको खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। किंग गुआंगलिन को लगा कि अपनी माँ के साथ रेडी पटरी वालों के पास जाना भी उतना थका देने वाला नहीं था, कम से कम घुटने टेकने की जरूरत तो नहीं थी। इतनी ईमानदारी के बाद भी अगर वे दिव्य मूर्तियां उसे आशीर्वाद न दे तो यह उचित नहीं होगा। हमारे पास खरीदारी के लिए समय होगा, चलो पहले ये काम निपटा लेते हैं। हेफेंग ने उसे आगे खींचा, ये सिर्फ एक दिन की थकान है, और अगर ये सचमुच काम कर गया तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा, बेहद मुनाफे वाला। ठीक है, तो फिर चलो लाभ कमाते हैं। झोंगनान शिखर कोई हुआ पर्वत जितना मनोरंजक नहीं था, जहां मुख्य रूप से सुंदर दृश्य थे, जबकि झोंगनान में विभिन्न इमारतें और राजवंशों से बचे हुए अवशेष थे। किंग गुआंगलिन को इनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। मानव निर्मित संरचनाओं की तुलना प्राकृतिक परिदृश्यों से नहीं की जा सकती थी। मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। वह पहले से ही थका हुआ था और बिना सोचे समझे वह जानता था कि हेफोंग और भी अधिक थका हुआ होगा। नहीं, गोद में उठाकर धूप जलाने कौन जाता है? हेफोंग ने सिर हिलाकर मना कर दिया। आगे एक और छोटा सा मंदिर देखकर वह मुड़ी और किंग गुआंगलिन का कॉलर सीधा करते हुए बोली, ठीक से व्यवहार करो, इतने बेजान मत दिख, खुश रहो। मैं एक चुंबन से खुश हो जाऊंगा। तुम और तुम्हारे नैतिक मूल्य। उसने आह भरी और फिर से किंग गुआंगलिन को चूमा। लो, अब खुश हो? हाँ, चलो चलें। किंग गुआंगलिन ने उत्साहित होकर हेफोंग के साथ धूप बत्ती जलाने का अभियान जारी रखा। खेलते समय सहजता से पूजा करना मजेदार है, लेकिन जब यह एक कार्य बन जाता है तो यह आपको थका देता है। वह समझ नहीं पा रहा था कि हेफोंग इस पर इतनी उत्सुक क्यों थी, और अंततः उसने इसका श्रेय रहस्यवाद में उसके विश्वास को दिया। जैसे कि उसने शुरू में ले माउंटेन पर जाने की बात की थी, और जब उसने कहा कि वह यात्रा करना चाहती है तो उसने वुडांग माउंटेन का भी उल्लेख किया था। क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? किंग गुआंगलिन को अचानक कुछ गड़बड़ नजर आए। बौद्ध या ताओवादी, दोनों ही धर्मों की पूजा के प्रति इतनी भक्ति शायद कुछ छिपा रही थी। मुझे क्या परेशानी हो सकती है? हेफेंग ने लापरवाही से उसकी तरफ देखा। ज्यादा सोचना बंद करो, आज काम खत्म होने के बाद कल मैं तुम्हारे साथ मौज मस्ती करने आऊंगा। उसने हेफोंग की ओर देखा, जो परेशान नहीं लग रहा था और थोड़ा राहत महसूस कर रहा था। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आपको मुझे बताना होगा, मैं निश्चित रूप से करूंगा। बातें करते करते वे मंदिर में चले गए। यहाँ कुछ हद तक एकांत था और आसपास कोई और पर्यटक नहीं था। किंग गुआंगलिन ने हमेशा की तरह अपने बैग से धूप बत्ती निकाली और एक बंडल हेफांग को दिया, जबकि एक धूप बत्ती खुद भी पकड़े हुए था। धूप बत्ती जलाने के बाद उन्होंने ऊपर दिव्य प्रतिमा को प्रणाम किया और धूपदान में धूप डाली, फिर पीछे हटकर घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। ऐसा लगा जैसे उसने एक ही दिन में जिंदगी भर के लिए काफी झुककर प्रणाम कर लिया हो। आखिरकार पिछले 20 सालों में उसने आज जितना झुककर प्रणाम नहीं किया था। अगर हेफांग ने उसे घसीट कर ले जाने की जिद न की होती तो उसे बहुत पहले ही आराम करने की कोई जगह मिल गई होती।
खड़े होकर उसने हे फॉन्ग की ओर देखा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें और उससे चिपके बालों के गुच्छे देखे। दिन की शुरुआत में जो उत्साहपूर्ण भाव था वह अब नहीं रहा। अपना पसीना पोंछ लो। किंग गुआंगलिन ने उसे एक टिश्यू दिया, लेकिन ये देखते हुए कि वह अभी भी दिव्य प्रतिमा को देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसे सुन नहीं रही थी, उसने बस हाथ बढ़ाया और उसके लिए टिश्यू पोंछ दिया। हे फैंग को होश आया और उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं ये काम खुद कर सकती हूँ, मैं मदद करूंगी। किंग गुआंगलिन ने अपना माथा पोंछते हुए कहा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि लालिमा गर्मी की वजह से नहीं है। सहानुभूति का भाव महसूस करते हुए उसने अचानक कहा, तुमने इतनी जोर से प्रणाम क्यों किया? ये तो पूरा लाल हो गया है। ये तो बस गर्मी है, चलो थोड़ा आराम करते हैं। किंग गुआंगलिन ने उसकी उदासीन प्रतिक्रिया को अनसुना कर दिया और उसे जबरदस्ती खींचकर किनारे गद्दी पर बिठा दिया। उसने पानी की एक बोतल निकाली, उसे खोला और उसे थमा दिया, फिर अपने मुड़े हुए नक्शे से उसे पंखा झलने लगा। हे फैंग ने बोतल का ज्यादातर हिस्सा गटक लिया, फिर उसे सांस लेने के लिए नीचे रख दिया। उसने अपना सिर घुमाया तो देखा कि वह उसे बड़ी लगन से पंखा जल रहा है। उसकी आंखें कोमलता से भर आईं। क्या आप जानते हैं क्या, मैं 2 लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। हे फॉन्ग ने किंग गुआंगलिन की आंखों में देखा, उसकी आवाज़ बहुत गंभीर थी। वे 2 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं, किसी भी चीज़ से ज्यादा। परिवार के सदस्य। किंग गुआंगलिन रुका, उसके दिल की अधीरता तुरंत गायब हो गई। मैं आपके साथ शामिल होऊंगा। मम, सबसे करीबी 2 लोग। हे फॉन्ग ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। चलो थोड़ा आराम करें, फिर हम मुख्य हॉल में जाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रास्ते भर उसे उन दोनों की बातें याद आती रहीं। अगर हे फांग ने पहले जिक्र किया होता तो वह उसके रिश्तेदारों के लिए भी दुआ कर सकता था। सबसे करीबी 2, शायद उसके पिता और भाई। किंग गुआंगलिन ने मन ही मन अनुमान लगाया। परिवार के लिए तो ये बात सही थी, 2 बार झुकना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस उसे नहीं पता था कि उसके परिवार में क्या चल रहा है। इतनी लापरवाही से झुको मत। किंग गुआंगलिन ने उसे सावधान किया। अगर उसके दिमाग को चोट लग गई तो क्या होगा? हे फैंग मुस्कुराया और उसके माथे को रगड़ते हुए बोला, मैंने ज्यादा बल का प्रयोग नहीं किया, ये सिर्फ गर्मी है। तो फिर मैं हॉट क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तुम मूर्ख किन हो। हे फॉन्ग उसे खींचते हुए उठ खड़ा हुआ। चलो चलें, जितना ज्यादा हम आराम करेंगे उतना ही थकान होगी। हमें एक ही बार में आगे बढ़ना होगा। ये सच है, जितनी जल्दी हम काम खत्म कर लेंगे उतनी ही जल्दी हम आराम कर सकेंगे। किंग गुआंगलिन ने उठते हुए बुदबुदाया, अगर तुम थकी हुई महसूस करो तो बस बोल दो, सख्त बनने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारे छोटे शरीर के साथ तुम्हें आसानी से उठा सकता हूँ। बस छाता ठीक से पकड़ो। हे फांग ने पानी का एक और घूंट लेते हुए कहा। यह समझ नहीं आ रहा था कि कौन असल में सख्ती कर रहा था, जो पहले से ही थके होने के बावजूद दूसरा छाता उठाने की जिद कर रहा था। पुरुष दोनों एक के बाद एक मंदिर से निकलकर अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़े। उनके जाते ही मंदिर में शांति लौट आए। दिव्य प्रतिमा के सामने धीरे धीरे धूप जल रही थी और धुएं की लड़ियां उठ रही थीं, जो प्रतिमा के करुणामय मुख पर एक अलौकिक रहस्य का स्पर्श जोड़ रही थीं। परोपकार की एक अभिव्यक्ति जो न जाने कितने वर्षों से कायम थी। यह अज्ञात है कि क्या इसमें सचमुच ऐसी करुणा समाहित थी। अध्याय 76 आत्मखोज के 4 प्रश्न युवाओं को परेशान करते हैं। मुख्य हॉल की उपस्थिति अलग है। एकांत छोटे मंदिरों के विपरीत न केवल कई पर्यटक आते जाते रहते हैं, बल्कि उनके बीच काफी संख्या में ताओवादी भी मौजूद रहते हैं। इस समय शाम होने वाली थी। सूर्य की नारंगी चमक मंदिर के दरवाजों पर फैल रही थी। जोड़ों की हंसी, पर्यटकों की बकबक, पक्षियों की चहचहाहट दूर से आती घंटियों की आवाज के साथ मिलकर एक जीवंत सांसारिक दृश्य बना रही थी, जिसमें सांसारिक स्वाद की झलक थी और गंभीरता का अभाव था। ये धूपबत्ती का आखिरी टुकड़ा है, चलो इसे यहीं जला दें। किंग गुआंगलिन ने पहले ही अपना छाता हटा दिया था। उसने अपने हाथ में बांस की धूपबत्ती की छोटी आधी ट्यूब के शेष हिस्से को हिलाया और हे फॉन्ग से कहा। हे फैंग ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने ये स्थान विशेष रूप से अंतिम के लिए बचा रखा था, और बिना किसी और उपद्रव के उसने किंग गुआंगलिन को हॉल की ओर खींच लिया। हॉल के अंदर फोटोग्राफी निषिद्ध थी। जोड़े ज्यादातर जाने से पहले एक झलक भर देख रहे थे। केवल कुछ मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग पर्यटक ही वहां प्रार्थना करने के लिए घुटने टेक रहे थे। धूपबत्ती पकड़े हुए वे दोनों अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। जब तक उनके सामने वाले लोग खड़े नहीं हो गए, तब तक किंग गुआंगलिन और हे फॉन्ग आगे बढ़े। अपने थके हुए भावों को अधिक गंभीर बनाते हुए उन्होंने अपनी धूपबत्ती जलाई और उस कार्य को दोहराया जो उन्होंने उस दिन अनगिनत बार किया था। हे फॉन्ग ने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करने का उल्लेख किया था, इसलिए किंग गुआंगलिन ने पूरी गंभीरता से धूप जलाने और घुटने टेककर प्रार्थना करने में उसका साथ दिया। रास्ते में एक भी शिकायत किए बिना यह अंतिम व्यक्ति विशेष रूप से सावधानीपूर्वक था, प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन कर रहा था और ईमानदारी से 3 बार जोर से प्रणाम कर रहा था। और उठते ही उसने प्रार्थना में अपने हाथों को एक साथ दबाया और गहराई से झुका, पीछे मुड़ने से पहले 2 कदम पीछे हट गया। यदि देवताओं और बुद्धों के पास शक्ति होती तो भी वे सभी की रक्षा नहीं कर सकते थे। अनेक उपासक केवल ये तुलना कर सकते थे कि उनमें से कौन अधिक भक्त है, इस आशा में कि शायद ईश्वरीय दृष्टि उन पर थोड़ी देर और टिकी रहे। हमने पहाड़ पर सभी देवताओं की पूजा की है, किंग गुआंगलिन ने कुछ भावुक होकर कहा। किसने सोचा होगा कि एक नास्तिक के रूप में उसके लिए ऐसा दिन आएगा। दोनों घुटनों में थोड़ा दर्द था और उसने अनुमान लगाया कि हे फॉन्ग और भी अधिक थक गई होगी। इस विचार ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया, काश वह उसकी जगह ले पाता। हे फैंग ने उसका हाथ मजबूती से दबाया। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कल तुम खूब आनंद उठाओ। थोड़ा आराम कर लो। किंग गुआंगलिन ने उसके साथ वापस जाने की तैयारी करते हुए कहा। देर हो रही थी और वे दोनों थक चुके थे और उनका आनंद लेने का कोई मूड नहीं बचा था। 1 मिनट यहीं रुको, उसने अचानक कहा। उसका हाथ छोड़कर मुख्य हॉल के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गई। किंग गुआंगलिन को अंदाजा नहीं था कि वह क्या करने वाली है, इसलिए वह वहीं खड़ा रहा, पानी का एक घूंट लिया और धैर्यपूर्वक उसका इंतजार करने लगा।
काफी देर बाद जब वह उसे ढूंढने जा रहा था क्योंकि वह वापस नहीं आई थी, हेफॉन्ग अंततः पिछले दरवाजे से आए और पास आते हुए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लो, ये पहनो। क्या? किंग गुआंगलिन को यह ताबीज मिलते ही उत्सुकता हुई और उसने देखा एक ताबीज। एक पीले रंग के ताबीज के कागज को त्रिकोण आकार में मोड़ा गया था, जिसके पीछे अभी भी लाल रंग में लिखे प्राचीन अक्षर दिखाई दे रहे थे। हाँ, इसे अपने पास रखो और खोना मत। हेफॉन्ग ने उसे इसे खोलकर देखने से रोका। इसके साथ खिलवाड़ मत करो, इसे ऐसे ही पहनो। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने लापरवाही से उसे अपनी जेब में रख लिया, हेफॉन्ग का हाथ थाम लिया और बाहर जाने लगा। तो क्या हम सब तैयार हैं? वापस जाने का समय हो गया है। हेफेंग ने उसके उदासीन व्यवहार पर भौहें चढ़ाईं। इसे अपने बटुए में रख लो। ठीक है। बटुए में। किंग गुआंगलिन ने उसकी बात मान ली, ताबीज को फिर से बाहर निकाला और उसे अपने बटुए में रख लिया। फिर उसे दिखाया। क्या अब ये ठीक है? इसे हमेशा अपने पास रखना। अगर मुझे पता चला कि तुमने इसे खो दिया है तो तुम्हें 1 महीने तक मुझे छूने की इजाजत नहीं होगी, यहाँ तक कि हाथ पकड़ने की भी नहीं। हेफॉन्ग ने उसे बाहर तक आने से पहले गंभीरता से चेतावनी दी। आपके पास है क्या? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक ले आता हूँ। मुझे ये कहाँ मिलेगा? किंग गुआंगलिन ने मुड़कर सोचा कि उपयोगी हो या न हो, एक होना हमेशा बेहतर होता है। हेफेंग ने उसे वापस खींच लिया। चलो वापस चलते हैं, मैं कल एक ले आऊंगा। दिन भर की थकान से उसके पैर दर्द कर रहे थे। वह बस जल्दी से वापस जाना चाहती थी, नहाना चाहती थी और ठीक से लेटना चाहती थी। उसकी थकी हुई हालत देखकर किंग गुआंगलिन के पास विचार छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, हम कल इसके बारे में बात करेंगे। पहाड़ से नीचे उतरने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ते हुए वह हेफॉन्ग के सामने झुका। चलो। बिना किसी आपत्ति के हेफॉन्ग हल्के से उछली और किंग गुआंगलिन की पीठ पर झुक गई, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और थोड़ा ऊपर चढ़ गई। फिर हल्के से उसे चूमा। तुम बहुत अच्छे हो। मैं एक शाही व्यक्ति की तरह हूँ। किंग गुआंगलिन ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि यह किस तरह का अंगरक्षक होगा, इसलिए उसने उससे बस इतना पूछा, एक शाही व्यक्ति क्या? शाही प्रेमी। पूर्व प्रेमी बहुत बुरा लगता है, इसे फिर से कहो। रॉयल स्वचालित मानव सदृशकार। ये भी बुरा लगता है। कोई और बताओ। पहाड़ी रास्ता अंतहीन मोड़ों से भरा था। किंग गुआंगलिन सावधानी से हेफॉन्ग को रास्ते पर ले जा रहा था, बीच बीच में उससे कुछ बातें भी करता था। जब भी वह थक जाता तो उसे थोड़ी देर अकेले चलने देता और फिर उसे गोद में उठा लेता। इसी तरह रुक रुक कर जब तक वे दोनों पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तब तक अंधेरा हो चुका था। खुशकिस्मती से उस इलाके में टैक्सियों की कोई कमी नहीं थी और वे लगभग तुरंत ही एक टैक्सी बुलाने में कामयाब हो गए। कार में बैठते ही दोनों ने राहत की सांस ली। पूरा दिन तो उन्होंने आराम नहीं किया था और अब जाकर उन्हें आराम मिलने लगा था। चलो आज बस खाना खा लेते हैं। हेफांग उसके कंधे पर झुक गई और आराम करने के लिए आंखें बंद कर लीं। वापस आने के बाद फिर से बाहर जाना बहुत थका देने वाला होता है। ठीक है। किंग गुआंगलिन ने सहमति जताई। उसकी पीठ और पैरों में दर्द था और वह कोई परेशानी नहीं चाहता था। उन्होंने कहा, आइए इसे सरल रखें। उसने एक पल सोचा, मेमने के स्टू बंस के बारे में क्या ख्याल है? ये काफ़ी पौष्टिक होते हैं और हमारी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए अच्छे होते हैं। ये काम करता है। हेफांग को उस रात किंग गुआंगलिन की नाक से खून बहने का कारण पहले ही पता चल गया था, जो असल में स्टू बंस से संबंधित नहीं था। उसने मजाक करते हुए कहा, बस फिर से ज्यादा मत करना। चिंता मत करो, मैं अब बहुत थक गया हूँ, इसलिए ये रिचार्ज करने का अच्छा समय है। रास्ते भर वे चुपचाप बातें करते रहे और जल्द ही उसी छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां वे पहले दिन गए थे। अब तक खाने का सबसे व्यस्त समय बीत चुका था और वहां कुछ बिखरे हुए ग्राहकों के साथ भीड़ कम हो गई थी। मोटा ताज़ा मालिक रसोई के दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठ गया और जब वे अंदर आए तो उनका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। देखो, क्या लोगे? किंग गुआंगलिन ने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर इशारा किया। यह मेमने का स्टू बन, 2 कटोरे और एक तली हुई रोटी है। अपनी पिछली मुलाकात से उन्हें पता था कि एक कटोरी में कितनी रोटी आती है, जो आमतौर पर एक व्यक्ति के पेट भरने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन फिर भी उसे तृप्ति के लिए एक अतिरिक्त तली हुई रोटी की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, ज़रा रुको, मालिक ने जवाब दिया और रसोई में वापस जाकर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर बाहर निकाला और पूछा, क्या तुम लोग खुद रोटी तोड़ोगे? नहीं, बस हमारे लिए करो। पिछली बार जब वे आए थे तो खुद रोटी तोड़ना मज़ेदार था, लेकिन अब वे दोनों थकान से अधमरे हो चुके थे और इसके लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। हेफैंग अपनी कुर्सी पर धंसी हुई बैठी थी, इतनी आलस्य से कि बोल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने फ़ोन से कुछ छेड़ा, अपनी उंगलियों से उसे स्वाइप किया और फिर उसे हल्के से किंग गुआंगलिन की ओर सरका दिया। देखो, क्या देखो? उत्सुकतावश किंग गुआंगलिन ने स्क्रीन पर झांका, जिस पर मनोरंजन पार्क में खींची गई चेकर्ड शर्ट में उनकी एक बेतुकी तस्वीर दिखाई दे रही थी और वह एमएमएस पेज पर थी। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसे अचानक ही फ़ोन की वो बातचीत याद आ गई जिसमें उसने एक दिन पहले अपने पापा को एक तस्वीर भेजने की बात कही थी। आपने इसे अपने पिता को भेजा है? उसने फ़ोन उठाकर देखा और वास्तव में प्राप्तकर्ता उसके पिता ही थे। मैंने इसे कल रात भेजा था। हेफैंग के होंठ कोनों से थोड़े मुड़े हुए थे। देखा उसने क्या कहा? किंग गुआंगलिन ने हेज डैडी का जवाब पहले ही देख लिया था और उसे आने वाली मुसीबत का एहसास हुआ। उसने झुंझलाहट में अपने बाल पकड़ लिए। तुमने भेजने के लिए कोई बेहतर वाला क्यों नहीं चुना? नहीं, हम बाद में भेजने के लिए कोई और ले लेंगे, यह नहीं चलेगा। क्या यही वो बॉयफ्रेंड है जो तुम्हें मिला था? ये लड़का तो बहुत बेवकूफ़ लग रहा है। ये कौन है? वह क्या करता है? मैं जितना देखता हूँ वह उतना ही मूर्ख लगता है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति कैसे मिला? ये लगातार 4 प्रश्न थे जो हेज डैडी ने टेक्स्ट संदेश में भेजे थे, जिससे किंग गुआंगलिन को घर भागकर उस लानत चेकर शर्ट को फेंकने का मन हुआ। जितना अधिक वह इसे देखता उतना ही अधिक उसे यह भद्दा लगता। अध्याय 77। दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती हैं।
उसके पिता ने 4 प्रश्न पूछे और हेफॉन्ग ने उनमें से 3 का उत्तर केवल 7 छोटे शब्दों में दिया, लुओ सिटी पेंटिंग मुझे पसंद है। उसके बाद उसके पिता ने फिर से जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए क्योंकि एक और कॉल आ गई थी। खुद को उस स्थिति में रखकर किंग गुआंगलिन ने महसूस किया कि अगर उसे इस तरह के मुद्दे का सामना करना पड़ा तो वह निश्चित रूप से चिंतित होगा। पहली नज़र में उसके होने वाले ससुर पर एक बहुत ही देहाती सा असर पड़ा था जो अच्छा नहीं था। किंग गुआंगलिन जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा परेशान होता। ये तस्वीर क्यों भेजी जबकि पिछले कुछ दिनों की सारी तस्वीरें इतनी अच्छी थीं? उसने फ़ोन पलटते हुए मन ही मन सोचा। हे फैंग ने उसे कुई हुआ पर्वत पर साथ में खींची गई तस्वीरों की कॉपियां भेजी थीं और वे सभी उस तस्वीर से बेहतर लग रही थीं। मुझे ये पसंद है। हे फैंग ने अपना सिर हिलाया, अपना फ़ोन वापस लिया, फोटो को देखा और हंसते हुए कहा, यह प्यारा है क्योंकि यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण लग रहा है। मेरे ससुर, हम। हे फैंग ने उसकी तरफ एक नज़र डाली। अगर मेरे होने वाले ससुर मुझे पसंद नहीं करते तो ये सब तुम्हारी गलती होगी। किंग गुआंगलिन ने अपनी बात बदली और उसे अपने फ़ोन पर एक तस्वीर दिखाई जिससे वह कुछ हद तक संतुष्ट था। इसे फिर से भेजना। हे फैंग ने इसे गंभीरता से देखा, सिर हिलाया और सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। उसे वह फोटो मिल गई और उसने उसे दोबारा भेज दिया। मैसेज में नई फोटो खोलकर उसे एक पल के लिए देखने के बाद वह फिर से हंसे बिना नहीं रह सकी, इसमें भी तुम उतनी ही बेवकूफ़ लग रही हो। अभी भी उससे बेहतर है। किंग गुआंगलिन को लगा कि यह उसकी फोटोजेनिक न होने की वजह से है। असल में वह तस्वीरों से कहीं ज्यादा बेहतर दिख रहा था। अगर मैं 1,00,000 बीन्स जीत जाऊं तो क्या तुम मुझे तुरंत अपने घर ले जाओगे? सपने देखो, जब मैं वापस घर जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वे बातें कर ही रहे थे कि तभी मेमने का स्टू बन परोसा गया। दिन भर थके होने के कारण दोनों की भूख बहुत जोरों पर थी, इसलिए चॉपस्टिक उठाते ही दोनों ने खाना शुरू कर दिया। स्टू बन और बिंग का एक बड़ा कटोरा खाने के बाद किंग गुआंगलिन ने एक संतुष्टि भरी आह भरी एक गर्म संतुष्टि का एहसास हुआ। पेट भर जाना वाकई एक सुखद एहसास था। उसके बगल में हेफांग अभी भी धीरे धीरे खा रहा था। बड़ा कटोरा लगभग उसके चेहरे जितना बड़ा था, जिससे वह कुछ हद तक प्यारी लग रही थी। उसने थोड़ी देर अपने फ़ोन से खेला, उसे उसकी तरफ किया और एक क्लिक के साथ फ्लैश चमक गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तुम किसकी तस्वीरें ले रहे हो? कुछ नहीं, इसे हटा। ठीक है, मैं इसे अभी हटा दूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपने फ़ोन पर कुछ बार टैप किया और फिर उसे उसकी ओर हिलाते हुए कहा, डिलीट कर दिया गया। अगर तुमने फिर से बेतरतीब तस्वीरें खींचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे फैंग ने चम्मच से सूप के कुछ घूंट लिए और फिर अपना मुंह पोंछा, जो उसे पेट भरने का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी था। बिल चुकाने के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और काफ़ी तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। पेट भर जाने से वाकई फ़र्क पड़ा, चलने पर भी हल्कापन महसूस हुआ। जब वे अपने आवास पर वापस आए तो किंग गुआंगलिन ने अभी दरवाजा खोला ही था कि हे फॉन अंदर घुस आए और खुद को बिस्तर पर फेंक दिया। आह, वह आराम से कराह उठी, अंततः लेटने में सक्षम हो गई। तुम बिना नहाए ही बिस्तर में घुस गई हो। किंग गुआंगलिन ने उसे हिलाया, जाओ नहा लो। पहले तुम नहा लो, मैं थोड़ी देर यहीं लेटा रहूंगा। हे फैंग ने आलस से हिलने से इनकार कर दिया और तकिए में गुनगुनाने लगा। अच्छा। किंग गुआंगलिन ने अपने कपड़े बदले और नहाया। बाहर आकर हेफांग को 2-3 बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर उसने पाया कि वह सो चुकी थी। तुरंत सो जाने की अद्भुत क्षमता। वह झिझक रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जगाए या नहीं। सोचते हुए उसे लगा कि नहाने के बाद लेटना ज्यादा आरामदायक होगा, इसलिए वह उसके पास गया और हेफांग का हाथ हिलाया, उठो, नहाने का समय हो गया है। बस करो, मैं यहाँ थोड़ी देर और लेटा रहना चाहता हूँ। किंग गुआंगलिन उसे हिलाती रही, पहले नहा लो फिर लेट जाओ। तुम ऐसे आराम से नहीं सो पाओगी। हम थोड़ी देर में। हेफैंग बिना 1 इंच भी हिले डुले बड़बड़ाता रहा जब तक कि वह उसके तंग करने से इतनी परेशान नहीं हो गई कि वह उठकर बैठ गई और उसे गुस्से से घूरने लगी। जाओ नहा लो। किंग गुआंगलिन ने शौचालय की ओर इशारा किया। गुस्सा कर देने वाला। हेफैंग ने अपने जूते उतार दिए और चप्पल पहने हुए ही बाथरूम में घुस गई। आज मैं बाल नहीं धोऊंगी, तुम जल्दी से सो जाओ। ठीक है। अपनी प्रेमिका को जगाने का कठिन कार्य पूरा करने के बाद किंग गुआंगलिन अंततः अपने बिस्तर पर लेट गया और उसे तुरंत एक अतुलनीय आराम का एहसास हुआ। यह एक थका देने वाला दिन था। उसने न सिर्फ पूरा दिन घुटनों के बल बैठा रहा बल्कि हेफांग को भी काफी दूर तक गोद में उठा रखा था। अब जब वह बिस्तर पर लेटा तो सारी दबी हुई थकान उस पर हावी हो गई और उसका सिर तकिए से टकरा गया, फिर हिलने का कोई इरादा नहीं था। ये सोचकर कि हेफांग इतनी थकी हुई है कि उसके सो जाने के बाद वह उसके पास नहीं आएगी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत सो जाना चाहा। अभी कुछ देर पहले ही वह सो रहा था कि किंग गुआंगलिन को अचानक लगा कि कोई उसे बुला रहा है। भौहें चढ़ाते हुए उसने करवट बदली, फिर याद आया कि जरूर ही फोन उसे बुला रहा होगा। उसके पीछे से चप्पलों की खड़खड़ाहट की आवाज आई और उसने अनिच्छा से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। आप मुझे किस लिए बुला रहे हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उनकी आंखें मिल गईं और दोनों ही अचंभित रह गए। मैं तुम्हें अपने लिए कपड़े लाने के लिए बुला रही हूँ। हेफैंग गुस्से से चिल्लाया और अपने बिस्तर से कंबल उठाकर उसके ऊपर डाल दिया, उसे पूरी तरह से ढक दिया ताकि वह देख न सके। हिलना मत, हेफैंग ने चेतावनी दी जब वह अपने सूटकेस में साफ कपड़े ढूंढते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अगर तूने झांकने की हिम्मत की तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। किंग गुआंगलिन बिस्तर पर लेटी रही, हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, अभी भी उस घटना से उबर नहीं पाई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ओह ठीक है। वह अपने साथ कुछ भी लाए बिना सीधे बाथरूम में चली गई और नहाने के बाद साफ कपड़े ढूंढने के लिए ही बाहर आई। वो तो खत्म हो गया। वो कितनी नाराज होगी। क्या इस समय सोने का नाटक करना बेहतर होगा?
हे फॉन्ग के कपड़े पहनने के बाद ही उसने किंग गुआंगलिन के सिर से कंबल हटाया, उसकी कलाई को खींचते हुए उसे काटा। क्या तुमने ये जानबूझकर किया है? जानबूझकर क्या कर रही हो? किंग गुआंगलिन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैं अभी अभी जागी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हे फैंग ने उसे घृणा से घूरा। तुम बहुत होशियार हो, आज रात हमें एक चुंबन की कमी है। किंग गुआंगलिन ने बात बदली। आओ मुझे एक चुंबन दो। कोई नहीं है। हे फैंग ने अपने कपड़े खींचे, पलटी और अपने बिस्तर पर वापस लेट गई। सावधान रहना, वरना फिर से खून निकल सकता है। मैं नहीं करूंगा। किंग गुआंगलिन ने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। ठीक है, मैं सोता रहूंगा। यह अच्छी बात थी कि उन्होंने समय रहते प्रतिक्रिया दी। चतुर चाल। दोबारा नींद आना पहली बार जितनी जल्दी नहीं हुआ। हे फैंग पहले से ही सो रहा था और अभी भी पूरी तरह से सो नहीं पाया था, इसलिए उसने खुद को पाई सुनाने के लिए मजबूर किया। फिर पाई खत्म करने के बाद उसने कविता सुनाई। उसे पता ही नहीं चला कि आखिर किस मोड़ पर उसे अनजाने में नींद आ गई। जब वह उठा तो सुबह के 10 बज चुके थे और दोनों बिस्तर पर ही पड़े रहे। पिछले दिन की थकान उन पर हावी हो गई थी, जिससे उनके शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। पूरे पहाड़ के लिए घुटने टेकना इंसानों के बस की बात नहीं है। किंग गुआंगलिन ने हे फॉन्ग की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? पूरा बदन दर्द कर रहा है। हे फैंग ने बिस्तर पर लेटे हुए उसका हाथ हिलाया। आज बाहर नहीं चलते, बस आराम कर लेते हैं और कल वापस चलते हैं। उसकी शारीरिक सहनशक्ति कमजोर थी। हालांकि किंग गुआंगलिन ने उसे काफी देर तक पहाड़ से नीचे उतारा था, लेकिन घुटनों के बल बैठने वाला दिन ही काफी थका देने वाला था और अब तो उठना भी मुश्किल लग रहा था। जरूर, हम फिर कभी खेलने आएंगे। किंग गुआंगलिन ने सहमति में सिर हिलाया। मंगलवार हो चुका था और वाकई वापस जाने का समय हो गया था। हे फैंग ने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और फिर पूछा, क्या तुम्हें ये दुख की बात नहीं लगती कि हमारे पास खेलने के लिए केवल एक ही दिन था? नहीं, हम फिर कभी खेलने आ सकते हैं, किंग गुआंगलिन ने बेपरवाही से जवाब दिया। जब तक वह उसके साथ था उसे पछताने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा ये 3 दिन काफी संतोषजनक रहे। उन्होंने एक दिन खेलने में, एक दिन पूजा करने में और अब एक दिन आराम करने में बिताया। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर वे खुद को खेलने के लिए मजबूर भी करते तो भी यह उतना सुखद नहीं होता। बेहतर होगा कि किसी और समय फिर से आएं। तो फिर कोई बात नहीं, हम आज दोपहर को टहलने निकल सकते हैं। हे फांग ने जम्हाई ली। मैं थोड़ी देर और लेटना चाहता हूँ। तुम थक गई होगी। किंग गुआंगलिन अपने बिस्तर से उठा और उसे चूमने के लिए झुका। क्या अब तुम्हें भूख लगी है? मैं नीचे जाकर कुछ खाना खरीद कर लाता हूँ। जब उसने अपनी आंखें खोली और उसे देखा तो यह उस दिन की उनकी पहली मुलाकात मानी गई, इसलिए उसे नियमों का पालन करना पड़ा। अभी भूख नहीं लगी है, शायद बाद में। हे फैंग बिस्तर पर लेटा हुआ था और बेवजह खुश था। उसे पलटते और वापस लेटते देख उसने हाथ बढ़ाकर उसे वापस खींच लिया। तुम्हें अभी भी कल रात का 1 पैसा देना है। अध्याय 78। मैं उससे कहीं ज्यादा भाग्यशाली हूँ। 11 बजे तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद किंग गुआंगलिन अब और स्थिर नहीं रह सका और हे फॉन्ग के बिस्तर में घुसने के लिए ऊपर चढ़ गया। आप क्या कर रहे हो? बस थोड़ी देर के लिए गले लग रहा हूँ। किंग गुआंगलिन ने बेशर्मी से कंबल में घुसकर हे फॉन्ग को पकड़ लिया, जो उसे दूर नहीं धकेल सका। हिलने में बहुत आलस्य के कारण हे फॉन्ग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे चेतावनी दी, बस थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे में हम खाना खरीदने जा रहे हैं। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और समय तय कर दिया। ठीक है। किंग गुआंगलिन सहमत हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके पजामे में हे फॉन्ग को पकड़ना पहले से भी अधिक आरामदायक लगा, मुलायम सा। उसे नहीं पता था कि क्या था, लेकिन ये बहुत आरामदायक था। कुछ देर उसे पकड़े रहने के बाद वह खुद को सहारा देते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारे कंधों को दबा सकता हूँ? मेरी पीठ की मालिश कर दो। हे फैंग पलटा और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन धीरे से। क्या ये ठीक है? वह उसके पास बैठ गया, कुछ बार हल्के से थपथपाते हुए दबाव के बारे में पूछा। थोड़ा कठिन, इस कदर आरामदायक, हे फैंग ने संतुष्ट होकर गुनगुनाया। बस ऐसे ही। किंग गुआंगलिन सीधा बैठ गया और ध्यान से मालिश करने लगा। उसकी सहज गुनगुनाहट सुनकर उसे खुशी हो रही थी। मुझे फिर से पदोन्नति मिल गई है, लगता है अब मुझे इंपीरियल बैक मसाज गार्ड कहा जाना चाहिए, है ना? किसी को पसंद करने से आप हमेशा उसके लिए कुछ करने के लिए प्रेरित होते हैं और स्वाभाविक रूप से जब तक वह खुश रहती है तब तक खुशी का एहसास होता है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। हे फांग आंखें बंद किए हुए किंग गुआंगलिन की मसाज सेवा का आनंद ले रही थी। उसकी आवाज़ मीठी होती जा रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं तुम्हें हर दिन मालिश दूंगी। आप ये कहा, मैंने ये कहा था। मैं याद रखूंगा कि 10 मिनट से अधिक समय तक मालिश करने के बाद जैसे ही किंग गुआंगलिन उसके कंधों को दबाने वाला था, उसने उसे रोक दिया, उठकर बैठ गई और बोली, चलो खाना खाते हैं। क्या मुझे इसे खरीदने नहीं जाना चाहिए था? मैं अब और लेटना नहीं चाहता। मैं बाहर टहलने जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि वहाँ कितना अच्छा खाना मिलता है। हे फांग बिस्तर से उठी, अपने बालों में उंगलियां फिराईं, फिर झुककर किंग गुआंगलिन के गाल पर चुंबन किया। शुक्रिया सहपाठी किंग, यहाँ आओ और इसे फिर से करो। किंग गुआंगलिन ने अपना चेहरा घुमाया और दूसरी तरफ से आगे बढ़ गया। जब कोई आपके बाएं गाल को चूमता है तो आपको भी अपना दाहिना गाल आगे करना चाहिए ताकि वह भी आपको चूम सके। मुआ, हे फांग ने अतिशयोक्ति से उसे एक जोरदार चुंबन दिया। क्या ये काफी है? किंग गुआंगलिन ने मौके का फायदा उठाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठ गया और अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया। और यहाँ भी, तुमने अभी तक अपने दांत भी ब्रश नहीं किए हैं, जल्दी से नहा धो लो। हे फैंग ने अपना चेहरा दूसरी ओर धकेला और पीछे मुड़कर ट्रंक में बाहर जाने के लिए कपड़े ढूंढने लगा। ओह, किंग गुआंगलिन थोड़ा निराश होकर बिस्तर से उठ खड़ी हुई। तो पहले मैं नहा लूं। जारी रखें। हे फैंग कपड़े पलटते हुए अचानक हंसने लगा, उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा। क्या तुम अब चुंबन करना चाहते हो?
पहले मेरे दांत ब्रश करने का इंतजार करो। किंग गुआंगलिन कपड़े पकड़े हुए बाथरूम में चली गई क्योंकि उसे पहले नहाना था। उफ, हे फैंग ने उपहास किया। दांत ब्रश करने के बाद ये चला जाएगा। बाथरूम में मौजूद किंग गुआंगलिन ने उसे नहीं सुना। उसने जल्दी से नहाया और कपड़े बदले और हेफॉन्ग के तैयार होने का इंतजार करने लगा ताकि वह खाने पर जाने से पहले थोड़ी देर आराम कर सके। ये चला गया। हे फैंग ने अपना चेहरा झटक लिया और दरवाजे से बाहर चला गया। जल्दी करो, खाना खाते हैं। महिलाएं बहुत चंचल होती हैं। किंग गुआंगलिन ने दरवाजे से बाहर निकलने से पहले पीछे मुड़कर यह सुनिश्चित किया कि एयर कंडीशनर बंद है और उसका बटुआ और फोन उसके पास है। बिस्तर पर पड़े रहने से उनकी थकान और बढ़ गई, लेकिन थोड़ा घूमने फिरने के बाद दोनों में काफ़ी स्फूर्ति आ गई और उनके शरीर का दर्द भी काफ़ी कम हो गया। वे सड़क पर बेमतलब टहल रहे थे, दोनों तरफ की दुकानों को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। बारबेक्यू, किंग गुआंगलिन ने पूछा क्योंकि उसने आगे एक बारबेक्यू रेस्तरां देखा था। दिन के बीच में बारबेक्यू कौन खाता है? हे फैंग ने उसके सुझाव को खारिज कर दिया और अपना सिर दूसरी तरफ घुमाकर पूछा, ठंडी नूडल डिश कैसी रहेगी? ये पौष्टिक नहीं है। किंग गुआंगलिन को लगा कि इससे पेट नहीं भरेगा। कल के थका देने वाले दिन के बाद आज उन्हें अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छा खाना चाहिए। हड्डी का सूप कैसा रहेगा? ये तो लगभग हॉट पॉट जैसा है, क्या हमने परसों ही नहीं खाया था? हे फैंग ने साइन पर नजर डाली और उसे अस्वीकार कर दिया और अपना सिर घुमाकर इधर उधर देखा। हल्के तले हुए व्यंजनों के बारे में क्या? ये चलने लगा। किंग गुआंगलिन ने सहमति में सिर हिलाया और अंततः वे एकमत हो गए। दोनों को तले हुए व्यंजन बहुत पसंद थे। हाथों में हाथ डाले वे आगे एक घरेलू सिचुआन रेस्टोरेंट में गए और बैठ गए। हे फॉन्ग ने 2 शाकाहारी व्यंजन ऑर्डर किए और किंग गुआंगलिन ने मेनू में 2 मांसाहारी व्यंजन जोड़े। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने सूप ऑर्डर किया। 4 व्यंजन और 1 सूप और खाना पूरा हो गया। भुनी हुई मिर्च के साथ मसालेदार घोंघे, मसालेदार चिकन, क्या तुम्हें यकीन है? हे फैंग ने मेनू को देखा और उससे पूछा, मुझे इसकी आदत डालनी होगी, किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए कहा। बस मसालेदार खाने की आदत डालनी थी, थोड़े अभ्यास से वह इसे संभाल लेगा। वह अपने होने वाले ससुर से मिलने की योजना बना रहा था और यह उसकी तैयारी का हिस्सा था। वरना जब वह हे फॉन्ग के घर जाता, जैसा कि उसने कहा था, जहां मसालेदार खाने का शौक परिवार की एक खासियत थी, तो वह क्या करता, खाता या नहीं खाता? अगर वह खुद पर जोर भी डालता तो भी उसका पेट नहीं भरता। उसने ऑनलाइन देखा था, ससुराल में खाना खाते समय पेट भरकर खाना चाहिए। आधा कटोरा खाकर पेट भर जाने का दावा करना बहुत बड़ा दिखावा होगा। हे फैंग ने उसकी ओर देखा, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने बहुत ही घटिया फोटो ली है। मुझे किसी तरह इसकी भरपाई करनी होगी, किंग गुआंगलिन ने आत्मविश्वास के साथ कहा और उन विवरणों पर ध्यान केंद्रित किया जो परिणाम को निर्धारित करते हैं। इससे उसे अतिरिक्त अंक तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कम से कम उसे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तुम तो स्वभाव से ही नासमझ हो, हे फैंग ने मुस्कुराते हुए उसके होंठ दबाते हुए कहा। दोनों की सोच वाकई एक जैसी थी। चाहे वह हो या वह, दोनों ही हमेशा से एक साथ जीवन बिताने की तैयारी कर रहे थे, अतीत में भी और अब भी। वह सचमुच विवाह को गंभीरता से लेता था और चाहता था कि वह सब कुछ पहले से ही तैयार कर ले, यहाँ तक कि स्वाद पसंद के मामले को भी नजरअंदाज न करे। वह कोई चूक नहीं चाहता था। किंग गुआंगलिन ने चाय की चुस्कियां लेते हुए रेस्टोरेंट के माहौल का जायजा लिया। ये काफ़ी अच्छा था और दाम भी सामान्य थे। हालांकि कारोबार बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। उनके अलावा सिर्फ 3 टेबल पर और मेहमान थे और जगह काफ़ी खाली और शांत लग रही थी। दोनों वेटरों के पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था और चाय परोसने और ऑर्डर लेने के बाद वे बार के पास खड़े होकर धीरे धीरे बातें करने लगे। ये स्वाद की समस्या होगी, कौन जाने व्यंजन अच्छे ना हों। मेरे पास बीन्स खत्म हो गई हैं और तुम मुझे जीतने में मदद करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो। हे फैंग ने अपना फ़ोन निकाला और थोड़ी देर गेम खेलना चाहा, लेकिन जल्द ही उसका दैनिक भत्ता खत्म हो गया। जब हम वापस आएंगे तब देखेंगे, किंग गुआंगलिन ने उसकी बात टाल दी। वह उसके साथ चलने में व्यस्त था। कौन उस टूटे हुए खेल को खेलना चाहेगा? ठीक है, क्योंकि तुम पर पहले से ही मुझ पर बहुत सारा कर्ज है। हे फैंग ने गेम बंद कर दिया और फोटो को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ध्यानपूर्वक उनमें से कुछ को चुनकर अपने ऑनलाइन स्पेस पर अपलोड कर दिया। ये गाना जाना पहचाना लग रहा है, किंग गुआंगलिन ने रेस्तरां में बज रहे संगीत के साथ गुनगुनाया और सोचते हुए अपना सिर झुका लिया। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। वास्तव में? हे फैंग ने कुछ क्षणों तक ध्यान से सुना और सिर हिलाया। ये परिचित लगता है। सपनों में खोई, कितने महीने, कितने साल जागती रही। उसने कुछ पंक्तियां सुनाई और फिर उसकी ओर देखते हुए याद आया, हमने ये स्कूल में सीखा था। सचमुच? किंग गुआंगलिन को शायद ही याद हो कि उसने ये कब देखा था। हाँ, हे फॉन्ग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। मैंने इसे हाल ही में एक पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था जो द मिडनाइट सॉन्ग्स ऑन द ज़ेड टेरेस से रूपांतरित है। आह, ठीक है, यही वह है। किंग गुआंगलिन ने सिर हिलाते हुए और मंत्रोच्चार करते हुए महसूस किया, मैंने उसे भीड़ में हजारों बार खोजा। जब मैं अचानक पीछे मुड़ा तो वह वहाँ था जहाँ रोशनी मंद थी। वह वहाँ था जहाँ रोशनी मंद थी। हे फॉन्ग ने आखिरी पंक्ति दोहराई। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान थी। मैं उस गायक से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। किंग गुआंगलिन को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। उस गायक के बारे में क्या? सुनो, उसने बार के पास लगे स्पीकर की ओर इशारा किया। मैंने तुम्हें 1000 बार खोजा, उतार चढ़ाव भरा एक और साल, लेकिन तुम कभी वहाँ नहीं थे जहाँ रोशनी मंद थी। किंग गुआंगलिन हंसे, तुम मुझे लंबे समय से ढूंढ रहे हो। तुम क्या सोचते हो? हे फैंग की आंखें चमक उठी, उसका चेहरा खुशी से भर गया। सपनों में मैंने उसे 1000 बार खोजा, अचानक पीछे मुड़ा तो वह वहाँ था जहाँ रोशनी मंद थी। उस भावना को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। अध्याय 79, खुशी सरल और अलंकृत में निहित है। मैं आपको बता रहा हूँ, किंग गुआंगलिन ने हंसते हुए अपने सफ़ेद दांतों को दिखाते हुए कहा, मैं ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। क्या बेहतर है, किसी को पसंद करना या किसी के द्वारा पसंद किया जाना?
वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, वह केवल इतना जानता था कि यह सबसे अच्छा था जब वह जिसे पसंद करता था वह भी उसे पसंद करता था। हे फैंग बस मुस्कुराया और बिना कुछ बोले उसके चेहरे की ओर देखने लगा। शायद केवल वही जानती थी कि जब उसने पहली बार उसे कीचड़ में सना हुआ सड़क के किनारे देखा था तो उसे कैसा महसूस हुआ था। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश होता है तो वह वास्तव में मुस्कुरा नहीं सकता। खुशी के आंसू बहाना बहुत हल्का शब्द था, कोई भी शब्द उस पल की उसकी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकता था। तुम क्या सोच रहे हो? किंग गुआंगलिन का दिल धड़क उठा जब उसे कोई देख रहा था, उस नज़र में एक अवर्णनीय एहसास था। ये सचमुच अच्छा है। वह मुस्कुराई, चाय का एक घूंट लिया और फिर ऊपर देखकर बोली, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। क्या अच्छा है? मैं। किंग गुआंगलिन अपने आकर्षण में लिप्त होने लगा। हे फैंग ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया, तुम्हारा मेरे साथ होना सचमुच बहुत अच्छा है। खुशी की परिभाषा लगातार बदलती रहती है। शुरुआत में बस हाथ पकड़ना या गले लगना ही बहुत खुशी दे सकता है, लेकिन लंबे समय तक साथ रहने के बाद ये बातें बेमानी हो जाती हैं और खुशी महसूस करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। खोने और फिर से पाने के बाद ही व्यक्ति को यह एहसास होता है कि खुशी हमेशा से इन छोटी छोटी चीज़ों में रही है जिन्हें अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया गया। तुम्हारा मेरे साथ होना भी बहुत अच्छा है। शिक्षक के शब्द सुनकर किंग गुआंगलिन का दिल खुशी से खिल उठा और उन्होंने निर्णय लिया कि जब वे अपने घर वापस आएंगे तो उसकी अच्छी तरह देखभाल करने के लिए उसके कंधे और पीठ की मालिश करेंगे। छी, इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगी? उसे तो लाड़ प्यार और प्यार चाहिए। उनकी बातें होते होते खाना मेज़ पर रख दिया गया। मसालेदार चिकन चटक लाल रंग का था और पहली नज़र में ही बहुत मसालेदार लग रहा था। भुने हुए काली मिर्च के घोंघे अलग दिख रहे थे, गहरे रंग के और अभी भी हरी मिर्च से सजे हुए। मिर्च भूनने का मतलब है कि ताजी मिर्च को सीधे कोयले की आग पर तब तक रखना जब तक कि त्वचा पर छाले न पड़ जाएं। भूल जाए, आप वैसे भी सीख नहीं पाएंगे। ये ज़्यादा तीखा नहीं लग रहा। किंग गुआंगलिन ने लापरवाही से भुनी हुई शिमला मिर्च मुंह में भर ली। हरी शिमला मिर्च तो जल जाने पर भी अपनी प्रकृति नहीं बदलती, फिर भला ये कितनी तीखी हो सकती है? नहीं, हे फैंग ने अभी एक शब्द ही कहा था कि उसने उसे स्तब्ध होते देखा। ओह! किंग गुआंगलिन ने हड़बड़ाहट में अपनी चाय गटक ली, अभी भी ठंडी हवा ले रहा था और उसे कोई राहत महसूस नहीं हो रही थी। उसने जल्दी से पीने के लिए एक और गिलास डाला। यह क्या है? उसका चेहरा सिकुड़ गया। बस एक निवाला, क्या ये इंसानों के खाने लायक भी है? तस्क तस्क तस्क। हे फैंग हंसी, आंखें सिकुड़ते हुए और सिर हिलाते हुए बोली, तुम ही तो हो जिसने इसे ऑर्डर किया था। मैंने इसे आपके खाने के लिए मंगवाया था, अपने लिए नहीं। किंग गुआंगलिन ने हौंफते हुए अपना सिर हिलाया, पानी डालना और पीना बंद नहीं किया। इसे कौन खा सकता है? मैं कर सकता हूँ। हे फैंग ने एक निवाला लिया, 2 बार चबाया और सिर हिलाया। ये बहुत अच्छा है। कोयले की आग पर भूनने पर बर्तन में भूनने से बेहतर स्वाद आता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन ने उसे कुछ निराशा से देखा। मुझे मत बताओ कि तुम्हारा परिवार अक्सर ऐसा खाता है। नहीं, बस कभी कभार। हे फैंग मुस्कुराई, अपना सिर हिलाया और अपने छोटे कटोरे में पानी भरकर उसे दे दिया। तुम मांस खाओ, बस इसे यहाँ डुबो दो और यह मसालेदार नहीं होगा। सचमुच? वह झिझका, घोंघे का एक टुकड़ा पानी में डुबोया, ध्यान से चखा। यह असरदार है। अभी हरी मिर्च के तीखेपन की तुलना में ये तीखापन कुछ भी नहीं था। हे फैंग ने उसके कटोरे में कुछ हरी सब्जियां रखीं। देखते हैं कि अगली बार तुम बेतरतीब ढंग से ऑर्डर करने की हिम्मत करते हो या नहीं। मैं हिम्मत करता हूँ, मैं बस ऐसे ही चलता रहूंगा। किंग गुआंगलिन ने घोंघे को फिर से पानी में डुबोया और उसे तले हुए व्यंजनों में हॉटपॉट के स्वाद का भी एहसास हुआ। उसने हे फॉन्ग के शांत व्यवहार को कुछ आश्चर्य से देखा। क्या है सिटी में आप सभी की पसंद इतनी भारी है? जरूरी नहीं। हे फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। मेरे पिता हे शहर से हैं, लेकिन मेरी माँ बाशु से हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाकर बड़े हुए हो। ऐसा नहीं है, हे फॉन्ग ने हंसते हुए उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। खाना तो हमेशा मेरे पिताजी ही बनाते आए हैं। ओह! किंग गुआंगलिन को अचानक वह रात याद आ गई जब वे टीवी देख रहे थे। उसने बताया कि उसकी माँ का काफ़ी पहले निधन हो गया था। जब वे साथ थे तो मेरे पिताजी ने उनके कई पसंदीदा व्यंजन बनाना सीखा। वह हर दिन उनके लिए अलग अलग तरह के व्यंजन बनाते थे और धीरे धीरे यह उनकी आदत बन गई। वह बिना 1-2 मिर्च डाले खाना नहीं बनाते। मैं उसके पेट का ध्यान रखना चाहती थी और मैंने उसके लिए खास तौर पर बेस्वाद व्यंजनों से भरी मेज़ रखी थी, लेकिन वह नाराज़ हो गया, अपने कमरे में बैठा रहा और रात के खाने के लिए भी बाहर नहीं आया। बाद में वह आधी रात को उठा और अपने लिए एक कटोरी गर्म और खट्टे नूडल्स बनाए। हे फैंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बूढ़ा आदमी बहुत जिद्दी है। आपकी यह बात सुनकर मुझे और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। किंग गुआंगलिन को अचानक दबाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। इस भावी ससुर के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। क्या पहली बार आने पर उसे बाहर निकाल दिया जाएगा? तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, हे फॉन्ग ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने उसकी तरफ देखा। मेरे पिताजी तुम्हें पसंद करेंगे। किंग गुआंगलिन को एक पल के लिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। किस तरह से? अनुमान लगाना? मैं अनुमान नहीं लगा सकता, तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। तो कोई बात नहीं। किंग गुआंगलिन ने आगे कुछ नहीं पूछा क्योंकि वह उसके शब्दों से आश्वस्त हो गया था। बुरा नहीं है। वे दोनों अब माता पिता से मिलने के बारे में सहजता से चर्चा कर रहे हैं। ये घटनाक्रम बहुत अच्छा है। हे फॉन्ग ने बताया कि अगली बार जब वह घर जाएगी तो उसे भी साथ ले जाएगी और उसने ये भी कहा कि वह गर्मी की छुट्टियों में एक बार घर जरूर जाएगी। समय के हिसाब से यह इन 2 महीनों में ही होना चाहिए। ये सोचकर वह थोड़ा उत्साहित हुआ। मैं भर गई हूँ। हे फैंग ने अपना कटोरा उठाया और चावल का बचा हुआ आधा कटोरा किंग गुआंगलिन के कटोरे में डाल दिया, फिर अपना मुंह पोंछा और आगे कुछ न खाने का निर्णय लिया। अभी भी बहुत सारा खाना बचा है। किंग गुआंगलिन ने बिना किसी परवाह के चावल के 2 और कौर अपने मुंह में ठूंस लिए। यदि वह उसकी चाटी हुई आइसक्रीम खा सकता है तो बचे हुए चावल में क्या दिक्कत है? और खाओ, इसे खत्म करो।
हे फैंग ने उसे एक पल तक खाते हुए देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी चॉपस्टिक ली, कुछ सब्जियां पानी में धोई और उसके कटोरे में रख दी। उसे किंग गुआंगलिन को खाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। जिंदगी ऐसी ही दिखती थी, सादा और गर्मजोशी भरा। ठीक है, अब मेरा पेट भर गया है। किंग गुआंगलिन के ऐसा कहने के बाद उसने अपना मुंह पोंछने के लिए खड़े होने से पहले अधिकांश सूप पी लिया और फ्रंट डेस्क पर भुगतान करने के लिए अपना बटुआ निकाल लिया। क्या हम वापस चलें? हे फैंग ने दरवाजे पर पूछा। थक गए हो? अगर नहीं तो चलो बस घूम कर आते हैं। हालांकि वह दोबारा पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि वे बाहर थे इसलिए उन्हें घूमना चाहिए और अन्वेषण करना चाहिए। हे फैंग को कोई आपत्ति नहीं थी और वह उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे सड़क पर टहलने लगा। गर्मी बढ़ रही है, क्या तुम कुछ गर्मियों के कपड़े खरीदना चाहोगी? किंग गुआंगलिन ने अचानक उससे पूछा। नहीं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं तुम्हें कुछ पसंद आता है या नहीं। उसने हे फॉन को बगल वाली कपड़ों की दुकान में खींचने की कोशिश की। जब से वे डेटिंग करने लगे थे उसने उसे सिर्फ एक हेयर टाई और एक पेन दिया था। उसके लिए कुछ कपड़े खरीदना ही सही था। इधर उधर देखने की क्या ज़रूरत है, इस दुकान में कपड़े बहुत महंगे हैं। हे फैंग ने R&Y बोर्ड पर नज़र डाली और हंसा, फिर उसे आगे खींचकर पूछा, क्या तुम खरीदारी के लिए पैसे लाए हो? ओह ज़्यादा नहीं। किंग गुआंगलिन ने अनजाने में अपने बटुए को टटोला। कैश कम हो रहा था, उसे बाद में कुछ निकालने के लिए ATM ढूंढना होगा। तो फिर चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। हे फैंग ने उसे मोड़ा और अंदर खींच लिया। अध्याय 80 समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलने में कुशल है। बाहर से देखने पर तो पता नहीं चलता था, लेकिन अंदर जाते ही किंग गुआंगलिन को एहसास हुआ कि दुकान काफ़ी बड़ी है। बसंत के कपड़े क्लियरेंस सेल पर थे और सामने गर्मियों के लोकप्रिय स्टाइल प्रमुखता से प्रदर्शित थे। उसने लापरवाही से टैग पर नजर डाली और निश्चित रूप से, जैसा कि हे फॉन ने कहा था, वे हास्यास्पद रूप से महंगे थे। मैंने तुमसे कहा था वे बहुत महंगे हैं, हे फॉन ने कहा जब वह उसके साथ दुकान में आराम से घूम रही थी। दुकान में काफ़ी लोग इधर उधर देख रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग खरीदारी नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ज़्यादातर लोग भी उन्हीं की तरह बस देख रहे थे। सेल्स एसोसिएट हर कपड़ों की रैक के पास विनम्रता से खड़े थे, ग्राहकों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार। शुक्र है कि शेंगटियन स्क्वायर वालों की तरह चिपके हुए और बकबक करते हुए नहीं। यह अच्छा लग रहा है। किंग गुआंगलिन ने उसे रोका और चौड़ी आस्तीन वाली प्रिंटेड शर्ट के सामने खड़े होकर उसे करीब से देखने लगा। बस इतना ही। हे फैंग ने देखा और उसे यह ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे नहीं पता कि उसका ये स्वाद कहाँ से आता है। उसकी दादी आमतौर पर काफ़ी स्टाइलिश होती हैं। इस पर क्रेन को देखो, कितना राजसी है। किंग गुआंगलिन ने प्रशंसा की। ये स्ट्रोक, ये रूपरेखा, ये वह पेंटिंग नहीं है जिसे आप देख रहे हैं। हे फैंग ने आंखें घुमाईं और उसे दूर खींच लिया। बाकी लोग कपड़ों की स्टाइल देखते थे, लेकिन उसे प्रिंट देखना था। अरे अरे, तुम्हें सचमुच ये पसंद नहीं आया? किंग गुआंगलिन ने फिर भी शर्ट की ओर देखा, ये सोचकर कि क्रेन बिल्कुल सजीव लग रही है। इसे पहनने पर तुम किसी प्राचीन काउंटी मजिस्ट्रेट जैसे दिखोगे। क्या तुम अंधे हो? हे फैंग ने मजाक किया। जरूरी नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मुझसे पूछे बिना कभी भी मेरे लिए कपड़े मत खरीदना। जब वे मजिस्ट्रेट जैसी नीली प्रिंटेड शर्ट से दूर चले गए तो हे फैंग ने अंततः अपनी गति धीमी कर ली और फिर से चारों ओर देखा। क्या तुम्हें ये पसंद है? किंग गुआंगलिन ने देखा कि वह एक पुश प्रिंट वाली शिफॉन पोशाक देख रही थी। मेरे पास पहले भी ऐसी ही एक पोशाक थी, लेकिन जब मैं गिर गई तो वह फट गई। बहुत दुख की बात है, हे फॉन ने पोशाक को देखते हुए अफसोस के साथ कहा। किंग गुआंगलिन ने उसे उठाया और उसके सामने रखा। ये सुंदर है, आप किसी भी चीज़ में अच्छी लगती हैं। बस देखना। हे फैंग ने उसे उठाकर वापस रैक पर टांग दिया। यहाँ कपड़े महंगे हैं, किसी सस्ती दुकान से खरीदना बेहतर है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसे खरीद लो। किंग गुआंगलिन नहीं चाहता था कि यह यात्रा व्यर्थ जाए। उसकी रुचि देखकर वह वास्तव में इसे खरीदना चाहता था। क्या तुम पैसे लाए हो? हे फैंग ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और उसे पकड़कर बाहर की ओर चल पड़ी। चलो दूसरी जगह भी देखते हैं, यहाँ कार्ड स्वीकार किए जाते हैं, शायद ही कोई नकद भुगतान करता हो, है ना? उस समय किंग गुआंगलिन को एहसास हुआ और उसने उसे पीछे खींच लिया तथा कपड़े को लपेटने के लिए उठाने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम कार्ड का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पत्नी को पता चल जाएगा? हे फैंग ने 2 बार पलकें झपकाईं और उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। किंग गुआंगलिन स्तब्ध रह गया। आसपास के कुछ लोगों ने यह सुनकर अपना सिर घुमा लिया और उनके पास आ रही एक सेल्स एसोसिएट भी वहीं रुक गई और ऐसा दिखावा करने लगी कि उसने कुछ सुना ही नहीं है तथा दूसरी ओर देखने लगी। ये लड़का तो बहुत युवा दिखता है, कौन जानता था कि वह इतना संदिग्ध है। चलो जल्दी चलें। हे फैंग ने उसे जल्दी से स्टोर से बाहर खींच लिया। किंग गुआंगलिन अभी भी स्तब्ध था। पीछे मुड़कर देखा कि वे लोग अभी भी उन्हें देख रहे थे। अचानक क्रोध से उसका गला भर आया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या करें? हे फैंग ने उसकी ओर देखा, हंसी रोकने की कोशिश करते हुए। मुझे ऐसी नज़र से मत देखो। किंग गुआंगलिन नाराज हो गया। मेरी कोई पत्नी नहीं है। हे फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए भ्रम का नाटक करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? अगर मैंने ऐसा किया तो वह तुम ही होगे। तुम अपने बारे में कैसे जान सकती हो? किंग गुआंगलिन ने उसे जल्दी से आगे खींच लिया। जब कुछ दिन पहले ही सब कुछ ठीक हुआ था तो इस औरत ने फिर से परेशानी खड़ी कर दी। उसके जैसे पुनर्ता सभ्य युवक पर इतना भारी बोझ कैसे आ गया? बेशर्म, मैं अभी केवल तुम्हारी प्रेमिका हूँ। हे फॉन्ग ने चलते हुए अपनी बाहें लहराईं। उसके मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट को दबाने में असमर्थ थी। यदि तुम ठीक से व्यवहार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें यहीं चूम लूंगा। किंग गुआंगलिन ने अपना अंतिम उपाय अपनाया। पहली बार के बाद हमेशा दूसरी बार भी होता है और उस बार कुइहुआ पर्वत पर उसे मीठी सफलता मिली थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ था कि उसने केवल शांत होने का दिखावा किया था। भीड़ भाड़ वाली जगह पर एक वास्तविक चुंबन निश्चित रूप से उसे अभिभूत कर देगा।
उस दिन तुम उसके साथ इतना कठोर क्यों थे? क्या तुम हिम्मत करोगी? हे फैंग ने अपनी नाक से कुड़ी और अपने दूसरे हाथ से उसने अपनी आंखों के सामने चुटकी काटने और मरोड़ने का इशारा किया। मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी। उसे सचमुच डर था कि यह बेवकूफ़ फिर से यही कोशिश करेगा। आखिरकार उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी और बार बार चुटकी काटते रहना उसके लिए थका देने वाला था। अगर वह ज़्यादा जोर से चुटकी काटती तो उसे उस पर तरस आता। पहले ईमानदार न होना तुम्हारी गलती है। किंग गुआंगलिन अभी भी उस कट के बारे में सोच रहा था। अब वह वापस जाने में बहुत शर्मिंदा था। हे फैंग ने अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि वे अपना लक्ष्य हासिल कर चुके थे। वे दोनों बहुत दूर चले गए और फिर उसने बात बदलने के लिए आगे इशारा किया, चलो दूध वाली चाय पीते हैं। ज़रूर। किंग गुआंगलिन ने पीछे मुड़कर देखा और फिर उसे दूध वाली चाय की दुकान की ओर खींचने दिया। 1 कप नींबू कुमक्वेट, कम बर्फ, कम चीनी और 1 कप गाजर का रस। हेफोंग ने अपना बटुआ निकालते हुए आदेश दिया, कितना? 25। हेयर यू गो। पैसे सौंपने और रसीद लेने के बाद वे सीट ढूंढने के लिए अंदर चले गए। जब हम पहली बार मिले थे तब हमारे पास यही था। किंग गुआंगलिन ने रसीद पकड़ी और उसे देखा, क्या तुम मुझे फिर से परख रहे हो? हे फैंग ने गंभीर चेहरा बनाकर एक क्षण के लिए उसकी जांच की, फिर दृढ़ता से कहा, तुम्हारा आभामंडल मूर्खतापूर्ण है। मैं देख सकता हूं कि। किंग गुआंगलिन ने उसे गंभीरता से देखा, उसकी आंखें तिरछी करके धमकी भरे भाव से देखा, फिर गहराई से सिर हिलाने का नाटक किया। तुम्हारे अंदर अमरक्यूई का भाव है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हे फैंग ने उस पर आंखें घुमाई, तुम होशियार हो। रुको जब तक मैं तुम्हारी अमरक्यूई को चूस न लूं और तुम मूर्ख बन जाओगे। किंग गुआंगलिन ने शरारत से हंसते हुए कहा। आप इसे कैसे चूसेंगे? उसने अपने होंठ भींच लिए, इस तरह। विकृत। हे फैंग ने थूका और उसे अनदेखा करते हुए अपना फोन निकालकर उससे खेलने लगा। पुरुष बहुत जल्दी बुरे हो जाते हैं, पहले जैसा मजा कहीं नहीं आता। आश्चर्य है कि यह कौन है? किंग गुआंगलिन ने धीरे से बुदबुदाया और खेलने के लिए अपना फोन भी निकाल लिया। ग्रुप चैट में सुनयू और बाकी लोग एक जीवंत चर्चा कर रहे थे, क्या कोई दोपहर का ब्रेक नहीं लेता? वह उत्सुकता से किताबें पलट रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे धन और आराम के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। तुम लोग किस बारे में बातें कर रहे हो? बिना किसी चिंता के आराम से जीवन जीने के बारे में, उसने बातचीत में बुदबुदाया। आप काम पर कब वापस आ रहे हैं? सनवेन ने उत्तर दिया। तुम कहाँ खेलने गए थे? ज़ियाओ यू ने पूछा। किंग गुआंगलिन ने हेफोन की ओर देखा, फिर अपना सिर नीचे करके जवाब दिया, परसों मैं अपनी प्रेमिका के साथ हमारे देश के शानदार दृश्यों का आनंद ले रहा हूँ। आगे बढ़ो कुत्ते जोड़े, जियो यू ने तुरंत जवाब दिया। जल्दी वापस आओ, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, सनवेन ने कहा। क्या अच्छी खबर है? किंग गुआंगलिन उत्सुक था। जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, सुनवेन ने रहस्यमय तरीके से बताने से इनकार कर दिया। लिन, इसे देखो, यह एक बहुत ही खतरनाक तरकीब है। शियाओयू ने एक छोटा सा वीडियो भेजा, इसमें महारत हासिल करो और आधे जीवन तक चिंतामुक्त होकर अमीर बनो। बिना किसी चिंता के जीना, आधी जिंदगी अमीर। किंग गुआंगलिन ने उत्सुकता से वीडियो खोला, जिसमें सिर्फ आधा चेहरा, एक हाथ और एक पेंच दिखाई दे रहा था। तुम क्या देख रहे हो? हे फैंग ने ऊपर देखा और पूछा। किंग गुआंगलिन ने अपना फोन उसकी ओर घुमाया, यहाँ एक आदमी अपनी जीभ का इस्तेमाल करके पेंच घुमा रहा है, बहुत प्रभावशाली है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हे फैंग ने घृणा से कहा, यह अश्लील है, इसे ले जाओ। जियो यू ने इसे भेजा था, मैं बस उत्सुक था। किंग गुआंगलिन ने कंधे उचकाए और अपना फोन वापस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें महारत हासिल करने का मतलब है बिना किसी चिंता के जीना। उफ़, उनसे और दूर रहो। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।